सरस्वती जी ने अपनी तीसरी बेटी देवी के लिए लड़कों की खोज आरंभ कर दी थी। बाकी दोनों बेटियों ने तो मां की इच्छा को ही सर्वोपरि रखा था, लेकिन देवी बिल्कुल अलग स्वभाव की थी। देवी यह बात अच्छी तरह समझ गई थी कि खुद को आत्मनिर्भर बनाना बहुत जरूरी है, नहीं तो इसका जीवन में भी उसे दोनों बहनों के जैसा ही होगा। जैसे नीलू दीदी ने इतनी मुश्किलों से घर के काम और पारिवारिक जिम्मेदारियां के साथ अपनी पढ़ाई को पूरा किया और फिर नौकरी की इच्छा जाहिर की। वो तो नीलू दीदी का परिवार बहुत उलझा हुआ था और समझदार था, जो नौकरी करने की इजाजत मिल गई, नहीं तो शायद पढ़ाई ही पूरी ना हो पाती। राजेश जीजू ने नीलू दीदी का पूरा साथ दिया। अगर राजेश जीजू एक बार भी दीदी को मना कर देते तो शायद पढ़ाई दीदी के कभी पूरी नहीं होती और आज अपने पैरों पर खड़ी नहीं होती। लेकिन देवी की सोच दोनों बहनों से इतनी अलग थी कि वो पहले खुद आत्मनिर्भर बनना चाहती थी, उसके बाद ही अपने लिए जीवन साथी का चुनाव करना चाहती थी। सरस्वती देवी के भाव से काफी परेशान रहती थी। सरस्वती को हमेशा यही डर लगे रहता, कहीं देवी लव मैरिज ना कर ले और उनके परिवार का मान सम्मान मिट्टी में ना मिला दे। शहर में रहने के बावजूद भी श्याम बाबू और सरस्वती देवी पारिवारिक रूप में ही पसंद किए गए लड़के को अपनी बेटी के लिए चाहते थे। सरस्वती देवी ने खुद अपनी दोनों बेटियों का विवाह अपनी और परिवार के सदस्यों की पसंद से किया था। वैसे ही वो देवी के लिए भी किसी अच्छे लड़के का चुनाव करके उसको विवाह करना चाहती थी। सरस्वती ने देवी के आगे की पढ़ाई के लिए साफ मना कर दिया, इसलिए देवी ने अपनी दीदी और जीजाजी से आगे की पढ़ाई के लिए सलाह मांगी और सहयोग देने को कहा। बड़ी बहन नीलू ने अपनी बहन का हौसला दिया और आगे पढ़ने के लिए उसका फॉर्म खुद भरवा दिया। राजेश जी ने उसको एक बैंक में नौकरी पर लगवा दिया था। राजेश बोला, देवी तो मैं यहाँ जॉब करते हुए पढ़ाई करने का समय भी मिल जाएगा। तुम नौकरी के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे सकती हो। ये काम करने के लिए कुछ घंटे काफी हैं, इसलिए तुम्हें अपनी पढ़ाई करने का समय मिल जाएगा। राजेश ने पूछा, तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया? देवी ने कहा, जी जो मैंने इंटरव्यू तो क्लियर कर दिया और मुझे ऑफर लेटर भी मिल गया है, लेकिन ये सारी बातें मैं माँ को कैसे बताऊं? वो तो आगे पढ़ाई करने के भी खिलाफ थी और मैं तो पढ़ाई के साथ साथ आगे नौकरी करने के लिए अपने कदम बढ़ा रही हूँ। प्लीज जीजू, आप अनिलू दीदी दोनों आज घर पर आकर माँ को थोड़ा समझा दो, जिससे मैं अपनी जॉब पर जा सकूं, क्योंकि जीजू अगर मैं माँ को खुद बताऊंगी तो वो भड़क जाएगी और मुझ पर गुस्सा करने लगेंगे। लेकिन अगर आप दोनों समझा दोगे तो शायद आपकी बात मम्मी की समझ में आ जाए। नीला ने अपनी सासू माँ को सारी बात बता दी और अपने घर जाने का कारण भी बताया कि वो आज शाम को ऑफिस से सीधे अपने पीहर आ जाएगी। नील उन्हें सारी जानकारी मिलने के बाद सुशीला देवी ने कहा, देखो नीलू, आजकल तो सभी लड़कियां नौकरी करने घर से बाहर जा रही हैं, और तुम ही बताओ, तुम्हारे ऑफिस में भी तो कितनी लड़कियां जॉब करने आती हैं। तुम अपनी मम्मी को जरूर समझ कि लड़कियों का आत्मनिर्भर होना परिवार के लिए अच्छा होता है। पढ़ी लिखी नौकरी करती हुई लड़की के लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं। देवी के विवाह के लिए इतनी परेशानी ना हो। जिस समय आएगा तो रिश्ता अपने आप हो जाएगा। नीलू बोली कि मम्मी जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी माँ को इस बात के लिए मना लूं। पापा का मुझे पता है, वो मन नहीं करेंगे, लेकिन मम्मी को समझना ही पड़ेगा। राजेश और नीलू अगले दिन अपने मायके चले गए और उन्होंने वहां जाकर अपनी मम्मी पापा को समझाया।
उनके समझाने से उनके मम्मी पापा मान गए और राजेश बोल, मम्मी जी अब कुछ मीठा हो जाए। इतनी बड़ी खुशखबरी मैं आज आपको सुनाई कि आपकी बेटी की जॉब लग गई है। राजेश और नील सारे परिवार के साथ खुशी खुशी मुंह मीठा करके अपने देर रात अपने घर वापस आ गए। घर आते को सुनने उन दोनों को खुशखबरी सुनाई कि तुम्हारे बड़े भैया का प्रमोशन हो गया है। राजेश ने कहा, भाभी है तो बहुत खुशी की बात है, भैया को प्रमोशन हो गया, अब तो वो जो सीनियर इंजीनियर बन गए हैं। राजेश ने कहा, आज हम ये हर जगह खुशखबरी हमें मिल रही है। अभी नीलू के पीहर गए थे, वहाँ पर भी देवी की नौकरी लग गई है और घर आए तो भैया के प्रमोशन की खुशी मिल गई। सुशीला देवी वहीं बैठी हुई थी और बोली, सही कहा राजेश, आज मेरे एक सहेली की बेटी का रिश्ता भी पक्का हो गया और दूसरी मेरी सहेली राम को तो तुम जानते ही हो, उसकी बहू ने सुंदर सी कन्या को जन्म दिया है। राजेश हंसते हुए बोला, मन लगता है आज खुशखबरी सुनने का दिन है। हर तरफ से खुशी की खबरें सुनाई दे रही हैं। नील और राजेश ने बड़े भैया को बधाई दी। राजेश बोल, तो अब भाभी जी सीनियर इंजीनियर की वाइफ बन गई है, अब तो भाभी को पूरा हुक्म चलेगा। कुसुम ने कहा, तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, सही कहा आपने, ईश्वर की कृपा से बड़ी मुश्किल से इनका प्रमोशन हुआ है। मुझे तो लग रहा था कि ये कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ेंगे, इसी छोटी सी इन जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर बैठे रह जाएंगे। कुसुम बोली, देखो देवर की महंगाई आकाश छू रही है, इस छोटी सी तनख्वाह में बताओ इतने बड़े परिवार का गुजारा कैसे होगा। ये प्रमोशन तो इन्हें कुछ साल पहले ही ले लेनी चाहिए थी, या तो भला हो मेरी भाभी का, जिन्होंने मुझे कहा कि जीजा जी के पीछे पड़ जाओ तभी वो कुछ करेंगे, नहीं तो वो तो इतने ही संतोषी हैं कि इस छोटी सी नौकरी में ही सारी जिंदगी गुजर कर रिटायर हो जाते। राजेश बोल, कुसुम भाभी बात तो आपकी सही है, अगर आप नहीं रहती तो शायद भैया सच में कभी कोशिश नहीं करते। बहुत अच्छा किया जो अपने बड़े भैया को आगे बढ़ाने की सलाह दी और उनके साथ दिया। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, हर आदमी कामयाब आदमी के पीछे को औरत का हाथ होता है। तभी राजेश ने बड़े भैया बोले, हाँ भाई राजेश, मैं तो कब की प्रमोशन ले लेता, लेकिन मैं घर से दूर नहीं जाना चाहता था, इसलिए मैं हर बार पेपर नहीं देता था, क्योंकि तुम्हें तो पता है सरकारी दफ्तरों में प्रमोशन तो मिल जाती है लेकिन साथ ही ट्रांसफर भी मिलती है। राजेश ने कहा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है भैया, नौकरी के सिलसिले में तो बाहर जाना ही पड़ता है, और वैसे भी अब दोनों बच्चे तो कॉलेज जाने शुरू हो गए हैं और आप कहीं भी रह सकते हैं। दोनों बच्चों को तो किसी अच्छे कॉलेज में ही डिग्री करवाने में फायदा है। अगर दोनों बच्चों को डिग्री अच्छे कॉलेज से मिलती है तो नौकरी लगने में बड़ी आसानी हो जाएगी। आजकल तो कॉलेज से ही प्लेसमेंट मिल जाता है, और अगर ट्रांसफर के में आपके साथ रहते हैं तो और भी अच्छा हो जाएगा। दोनों को हॉस्टल में नहीं रहना पड़ेगा, घर में आपके साथ रहकर पूरी पढ़ाई हो जाएगी। राजेश ने बोला, वैसे भी हम दोनों इंजीनियरिंग ही करना चाहते हैं तो बाहर इन्हें भी जाना ही पड़ेगा। तभी मम्मी पापा की आप बिल्कुल टेंशन मत लो, भैया मैं नीलू दोनों इनका ख्याल रखेंगे। अगर आपको कहीं और शिफ्ट होना है तो आप खुशी से हो सकते हैं। आखिर जीवन में तरक्की भी एक समय तक ही मिलती है, एक समय के बाद तो वो प्रमोशन मिलना बंद हो जाता है। यह सही समय आप प्रमोशन लो और अच्छे जो मन लगाकर अपनी नौकरी करो,
और तनख्वाह बढ़ा को कुसुम सारी बातें सुनकर मन ही मन खुश हो रही थी कि ये तो बहुत अच्छा हो गया। राजेश ने उसे ऐसी बातों की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि कुसुम तो अच्छी तरह जानती थी सासू माँ तो उसे जाने की इजाजत नहीं देगी और इस घर से बाहर रहने का उसका सपना सपना ही बनकर रह जाएगा। लेकिन राजेश ने तो बातों में उत्साह और बढ़ा दिया और उसका काम आसान कर दिया। अपने देवर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर कुसुम मन ही मन खुश हो रही थी। अब तो उसके सुनहरे सपने पूरे होने वाले थे। तभी उसकी सुशीला देवी ने कहा, अपने बड़े बेटे से पूछा, क्या कुसुम और बच्चों का जाना जरूरी है? बहू और बच्चों के बिना भी तो घर बिल्कुल अधूरा और सुनसान लगेगा। तभी राजेश ने कहा, माँ देखो बड़े भाई को बहुत मुश्किल से प्रमोशन मिला है। आप भी जानते हो, सरकारी डिपार्टमेंट में पेपर क्लियर करने के बाद ही प्रमोशन मिलती है। इस प्रमोशन में भाई का पद और प्रतिष्ठा दोनों ही बढ़ रहे हैं। ये हमारे परिवार के लिए बहुत अच्छी बात है। और रही साथ रहने की बात तो माँ, हम सभी एक दूसरे के साथ दिल से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमें अपनी तरक्की और उन्नति के लिए जीवन में कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे। कुसुम का सपना तो आज पूरा हो गया। जिस सपने के लिए पूरा करने के लिए वो इतनी मेहनत से कर रही थी, इतने षड्यंत्र रच रही थी, वो सपना आज बिना किसी परेशानी के पूरा हो गया। उसे तो लग रहा था कि घर में कोई उसे साथ जाने नहीं देगा, लेकिन यहाँ तो देवर जी ने सीधे सीधे जाने का इंतजाम कर दिया। कुसुम सोच रही थी कि उसकी भाभी सही कहती थी कि तुम्हारा देवर राजेश बहुत उलझा हुआ समझदार व्यक्ति है। समय आने पर वही आगे आकर सारे परिवार को समझाएगा। कुसुम को तो ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रही है। उधर रूप अपनी सास के साथ बहुत खुश थे। उसके साथ अपनी रूप जैसी गुणवान बहू को पाकर बहुत खुश थी। उसकी सहेली घर पर आई हुई थी, जिसे रूप की सास सरोज ने रूप का बना हुआ सबसे समान दिखाई। वो ये देखकर बहुत खुश थी। कहने लगी, सरोज तुम्हें तो बड़ी गुणवान बहू मिली है। सरोज ने जो कहा कि देखो मेरी बहू ने कितनी सुंदर संदर स्वेटर और क्रॉसेस से चंदर बनाई है। वो बहुत ही हुनर जानती थी और उसमें बहुत ही घर सामान के साथ साथ हुनर था। घर में अगर बड़े बुजुर्ग समझदार होते हैं तो उसका फायदा बच्चों को भी मिल जाता है। सरोज बहुत समझदार महिला थी और हुनर कदर करना जानती थी। जब शाम को आकाश के पिताजी घर आए तो सरोज ने अपने मन की बात अपने पति को बताई कि वो एक छोटी सी दुकान बहू के साथ मिलकर खोलना चाहती है। आकाश के पिताजी बोल, क्यों नहीं, मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन तुम दोनों मिलकर क्या काम करना चाहती हो? पहले मुझे ये बताओ कि तुम क्या करना चाहती हो। तुम पहले मुझे बताओगी तभी मैं तुम्हें दुकान दिलवा दूंगा। तुम दोनों मिलकर कोई बेकार का काम मत करना। ईश्वर की कृपा से हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है। तुम दोनों सास बहू को इतनी मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। सरोज बोली, रूप का बनाया हुआ सामान देखा? तुमने तो आज तक कभी देखा ही नहीं कि तुम्हारी बहू कितनी गुणवान है। रोज आस पड़ोस की औरतें और लड़के रूप के पास कुछ न कुछ बनवाने आती रहती हैं और मेरी सीधी साधी बहू सभी को मुफ्त में करके दे रही है। सरोज की जो पति थे, जैसी रूप के बने हुए सामान को देखा तो उन्होंने बताया, तुम्हें याद है सरोज, जिस दिन हम दोनों ने एक बड़ा सा गट्ठर आंगन में लाकर रखा था तो मैं पता है उसमें क्या सामान था? सरोज ने कहा, नहीं, आपने बताया ही नहीं और आपका दोस्त भी बस अपना सामान लेकर चला गया।
पति बोले, मैं बताता हूँ, उसमें क्या सामान था। उसमें सारा हाथ का बनाया हुआ सामान था। उसमें कुछ सूट मशीनी कढ़ाई से कढ़ाई कर गए थे, जो बड़े शहरों में बहुत महंगे बिकने हैं, लेकिन यहाँ से कढ़ाई करके भेजे जाते हैं, क्योंकि अब कोई भी हाथ से अपना सामान खुद नहीं बनता। हर कोई बाजार से रेडीमेड सामान खरीदना पसंद करता है। पहले महिलाएं घरों में अपने हाथ से खुद अधिकतर सामान तैयार कर लेती थी। अपने घर वालों के कपड़े खुद सिल दिया करती थी, लेकिन अब पढ़ाई के चलते सभी काम धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। जिन लोगों को ये काम आते हैं, उनका व्यवसाय वे करने लगे हैं। सच में रूप तो बहुत अच्छा सामान बनाया है। रूप ने, मैं तुम्हें कल ही कोई दुकान खोज कर दे दूंगा, जहां तुम दोनों बैठकर अपना काम शुरू कर सकती हो। एक दिन रूप के ससुर अपने दोस्त ईश्वर प्रसाद जी के घर मिलने के लिए गए और उन्हें बाती बातों में अपने मन की बात बताई कि वो एक दुकान खोज रहे हैं। ये सुनकर दयाशंकर जी बोले, अरे मेरा घर ऊपर है और नीचे दुकान है। अगर तुम चाहते हो तो मेरी दुकान ले लो, तुम्हें दुकान देकर मैं निश्चित हो जाऊंगा। मुझे बार बार खाली भी नहीं करवानी पड़ेगी। पक्की दोस्ती में विश्वास ज्यादा होता है। हम दोनों तो बचपन के दोस्त हैं। मैं तेरे किसी काम आ सका तो यह मेरा सौभाग्य होगा। ईश्वर प्रसाद जी बोले, अच्छा अब किराया क्या लोगे? दयाशंकर जी बोले, जो तुम्हारी मर्जी वो दे देना। दयाशंकर जी बोले, तुम कल जाकर दुकान की साफ सफाई करवा लो। दुकान में बिजली और पानी की व्यवस्था है। अगर भाभी और बहू दुकान पर काम करने के लिए आएंगे तो उनके लिए शौचालय की व्यवस्था भी है, तो दोनों को किसी बात की परेशानी नहीं होगी। ईश्वर प्रसाद जी बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है। महिलाओं के लिए सभी सुविधाएं मिल जाए तो इससे अच्छी बात क्या है? ईश्वर प्रसाद जी चाय पीकर अपने दोस्त के यहाँ से जय राम जी करके निकल गए। घर जाकर सीधे उन्होंने अपनी पर पत्नी सरोज को ये खुशखबरी सुनाई। सरोज और रूपा दोनों ही है। खुशखबरी सुनकर बहुत खुश हो गई थी। उधर नीला की जेठानी आज बहुत खुश थी, क्योंकि धीरे धीरे सामान पैक करना उसने शुरू कर दिया था। कुसुम की भाभी अपनी नंद की इच्छा पूरी होते हुए सुनकर कुसुम को बधाई दे रही थी। कह रही थी, दीदी देखा आप ऐसे ही डर रही थी, आपकी सासू माँ ने तो तुरंत हाँ कर दी। कुसुम बोल, अरे नहीं दीदी, वो राजेश देवर जी ने सभी को समझा दिया और बात बन गई। चलो दीदी, आपका काम हो गया, इसी बात की खुशी है। कुसुम की भाभी बोली, अब आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना और खुश रहना। फोन रखकर कुसुम बाहर आई। नीलू अपने दफ्तर चली गई। सासू माँ ने अपने पतिदेव को दुख व्यक्त कर रही थी कि बहू और बच्चों के जाने के बाद घर खाली हो जाएगा। सुशीला देवी को बहू और बच्चों को दूर भेजना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो मजबूर थी। उन्हें रोकने का मतलब था अपने बेटे की कामयाबी में बाधा डालना, इसलिए वो चुप थी। सुशील जी को आज नींद नहीं आ रही थी। वो बड़े पोते के जन्म का समय याद कर रही थी। कैसे डॉक्टर ने इस प्यारी सी नन्ही जान को उनके हाथों में लाकर दिया था और उसने नन्हे बच्चों को हाथों में आते ही दादी की उपाधि मिल गई थी। बचपन में भी उन्होंने अपने बड़े पोते को अपना भरपूर प्यार दिया। दादी का दुलार प्यार पाकर दोनों बच्चे बड़े हुए। दादी ने दोनों बच्चों को बड़ा आदर करना सिखाया, दुनियारी की बातें सिखाई और पढ़ने लिखने की, जो उन्हें अच्छी समझ, अच्छे संस्कारों का बीज बचपन में ही उनके भीतर रस्सी दिया था। ये तो जीता जागता सबूत था। दोनों भाई आज बहुत ही संस्कारी और सभ्य बन गई थी।
घर में बड़े बुजुर्गों के अच्छे संस्कार बचपन से ही आरोपित हो जाते हैं, तभी तो समाज के लिए अच्छे नागरिक बनकर उभरते हैं। सुशीला देवी का जो बच्चों को भेजकर मन दुखी हो रहा था, वो अपने से दूर नहीं करना चाहती थी। लेकिन जब उनके चाचा राजेश ने उनको समझाया तो दोनों तैयार हुए। वे भी अपनी दादी को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थे। राजेश ने कहा, तुम दोनों को वैसे ही अपने कॉलेज की पढ़ाई के लिए हमसे दूर जाना था। राजेश बोला, एक न एक दिन तो तुम्हें घर से दूर जाना है, और सबसे अच्छी बात यह है कि तुम हमसे दूर जरूर जा रहे हो, लेकिन अपने माता पिता के साथ रहकर आगे की पढ़ाई कर सकते हो। ये सबसे अच्छी बात है। कुसुम अपना सामान धीरे धीरे पैक कर रही थी, क्योंकि अगले सोमवार को उसे मुंबई के लिए रवाना हो जाता। मुंबई के लिए ज्यादा सामान लेकर जाने की इच्छुक नहीं थी, क्योंकि उसकी भाभी ने उसे यह बात सलाह दी थी कि ये घर भी तुम्हारा है और यहाँ पर भी तुम्हारा हिस्सा हमेशा के लिए बना रहना चाहिए, तो सारा सामान लेकर मुंबई मत चली जाना। कुछ सामान अपने कमरे में छोड़कर जाना, जिससे उसे कमरे पर तुम्हारा अधिकार हमेशा बना रहे। कभी पता चले कि तुम्हारे जाने के बाद जो घर बार नीलू और बच्चे राजेश ने बच्चों के नाम ही कर लिया। आपने और तुम्हारे लिए कुछ ना बच्चे। कुसुम अपनी भाभी की बातें याद कर रही थी और सोच रही थी कि उसकी भाभी उसे सच में कितना प्यार करती है, उसकी हर बात का कितना ध्यान रखती है। बताओ, अभी तो नीलू के बच्चे भी नहीं हुए हैं, तब भी उन्हें उनकी कितनी चिंता हो रही है। कुछ मनी माँ हंस रही थी कि उसकी भाभी कितनी बेवकूफ है, जो अभी आया ही नहीं है, उसकी चिंता कर रही है। कुसुम को तो विश्वास हो चला था कि नील सारी जिंदगी बच रहने वाली है। कुसुम सोच रही थी, अगर नीलू के बच्चे नहीं हुई तो ये सारा कुछ वैसे भी उसी का है। ये सारी प्रॉपर्टी उसके दोनों बच्चों को ही मिलने वाली है। बुरा चाहने वाले व्यक्ति कभी भी अच्छा नहीं सोच सकते, क्योंकि अच्छा सोचा उनकी फितरत में नहीं होता, तो सिर्फ बुरा सोचकर अपना भला करने की कोशिश करते हैं और भूल जाते हैं कि ऊपर बैठा ईश्वर उनकी सारी योजनाओं को कुछ ही पलों में नष्ट कर देगा। ईश्वर की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। अगर ऐसा बुरा सोचने पर बुरा होता तो दुनिया में कोई सुखी नहीं होता, फिर ईश्वर से विश्वास ही उठ जाता। लेकिन कुसुम के दिमाग में कभी अच्छी बातें आती ही नहीं थी। उसका दिमाग तो सिर्फ बड़ी योजना बनाने में लगा रहता था। मुंबई जाने के लिए कुसुम इतनी उतावली हो रही थी कि वो वहाँ के खर्च का ध्यान भी उसने नहीं लगाया। कुसुम ने ये भी नहीं सोचा, यहाँ तो ससुर जी की पेंशन आता है और वो भी घर में खर्च होती है। राजेश और नीलू जो भी कमाते हैं वो दोनों माँ को ही देते हैं। सबके पैसे मिलने के बाद ही घर का खर्च चलता है और बचत भी होती रहती है। फिलहाल तो कुसुम इस घर से आजाद होने के लिए इतनी ही खुश थी कि इन सब बातों को सोने का समय उसके पास नहीं था, और अच्छी सुझाव उसे अपनी भाभी से कभी मिलने वाली नहीं थे। कुसुम की भाभी का तो एक ही उद्देश्य था कि कुसुम को किसी भी तरह से उसके परिवार से अलग करना, ताकि वह भी अपने परिवार से अलग हो सके, क्योंकि वह भी अपने संयुक्त परिवार से अलग रहना चाहती थी। और उसकी सासू माँ हमेशा अपनी की बेटी की तारीफ करते हुए, जो कुसुम देखो, मेरी कुसुम बेटी को देखो, अपने परिवार में कितने अच्छे से मिलकर रहती है, कितनी निभा रही है। आज तक कभी ना सास ससुर से अलग हुई, और देवरानी के साथ भी कैसे निभा रही है और उसके साथ रह रही है। नहीं तो आजकल की लड़कियां आती है, अलग हो जाती हैं और अपने छोटे से परिवार में खुश रहती हैं। लेकिन मेरी बेटी तो
अपने साथ ससुर की खूब सेवा करती है। यही सारी बातें और तारीफ सुन सुनकर कुसुम की भाभी के कान पक गए थे और उसके मन में भी ईर्ष्या पैदा हो रही थी, क्योंकि उसकी सासू माँ सिर्फ अपनी बेटी की तारीफ करके खुश होती रहती थी, लेकिन अपनी बहू के लिए तारीफ के 2 शब्द भी नहीं बुलाती थी, जबकि कुसुम की भाभी भी अपने परिवार के साथ ही रह रही थी, लेकिन कभी बहू की तारीफ में 2 शब्द उसकी सासू माँ के मुंह से नहीं निकलते थे। और यही बात उसे बहुत जल्दी थी कि अपनी बेटी के साथ साथ अगर वह अपनी बहू की भी तारीफ कर देगी तो क्या बुराई है, लेकिन जब मन में कड़वाहट आ जाती है तो किसी भी तरह की बात समझ में नहीं आती, फिर हर बात कड़वी और बुरी लगती है। वही कड़वाहट हमारे जीवन में कई बार परेशानी का सबब बन जाती है। जैसे कुसुम की भाभी की कड़वाहट कुसुम के जीवन में परेशानी का सबब बनने वाली थी और उसे परेशानी से कुसुम बिल्कुल अनजान थी। इधर नीलू की बहन रूपा ने अपनी सासू माँ के साथ अपनी दुकान को अच्छे से सजा लिया था। दोनों सास बहू सुबह घर के काम करने के बाद दुकान पर जाकर बैठी थी और सारा काम खुद संभालती रूप के साथ साथ उसकी सासू माँ ने भी हाथ से स्वेटर बनाना शुरू कर दिया था। उसकी समा ने बच्चों और बड़ों के लिए अपने हाथों से सुंदर सुंदर जुराव बुनकर जो दुकान में सजा दी थी। रूप की सासू माँ सरोज ने अपनी दुकान के लिए लड्डू गोपाल जी के छोटे कपड़े बनाकर भी रख दिए थे। गरम स्वेटर जो उन्होंने खुद सिलाई करके और बनकर बनाए थे। रूप उनके हाथ का बना हुआ सामान देखकर समझ गई थी कि उन्हें भी इन सब चीजों का शौक है, लेकिन कोई साथ देने वाला नहीं था, तो उन्होंने अपने शौक को दबा दिया। लेकिन अब अपनी बहू के साथ सामान बनाने में उन्हें बहुत आनंद आ रहा है। बदलते समय के साथ सभी लोग समय के अभाव के कारण छोटे छोटे कामों के लिए दूसरों पर निर्भर होते जा रहे हैं। जहां पहले महिलाएं घर में बच्चों को स्वेटर अपने हाथों से बनती थी, वहीं अब रेडीमेड लेना पसंद करती हैं। सरोज की सहेली ने रूप से अपनी बेटी के लिए कई सदियां ऑर्डर पर फैब्रिक पेंट से बनवाई और रूपा के द्वारा पेंट की गई साड़ियां सभी को बहुत पसंद आ रही थी। अब रूप के पास फैब्रिक पेंटिंग सीखने के लिए कुछ लड़कियां आनी शुरू हो गई। रूप का बनाया सामान हाथों हाथ बिक रहा था। दोनों सास बहू अपने समय का सदुपयोग कर रही थी और खुद अपने पैसे कमाकर आत्मनिर्भर बन रही थी। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ हुनर भी सिखाते जाना चाहिए। हुनर होता है तो समझ में अच्छी प्रतिष्ठा बन जाती है। सरोज अब बहुत खुश थी, क्योंकि अपनी बहू के साथ उसने काम जो शुरू कर दिया था और काम अच्छा चलने निकला था। सरोज को वैसे भी गली मोहल्ले में बैठकर बातें करना और समय खराब करना अच्छा नहीं लगता था। सरोज को तो नहीं बहुत बुरा लगता था। जितनी भी महिलाएं गली के बाहर चारपाई डालकर बैठ जाती हैं और सास बहू की बुराई करने में अपना समय खराब कर देती हैं। यह आते जाते लोगों को देखकर भी उन पर जो टिप्पणियां करती रहती हैं और अपने जीवन का बहुमूल्य समय बेकार की बातों में खत्म कर देती हैं। इसलिए सरोज ने अपनी बहू रूपा के साथ खुशी रहती थी और दोनों सास बहू मिलजुल कर बहुत सारा सामान तैयार करती थी। सामान हाथों हाथ बिक जाता था, क्योंकि बदलते समय में हर कोई हाथ से बनाने में अलग करने लगा था और हर कोई यही कहता है कि बाजार से खरीदने से लाने से बढ़िया है। मन पसंद की चीज तुरंत मिल जाती है और इस स्वेटर के लिए इतने दिन इंतजार भी नहीं करना पड़ता है। अब दोनों सास बहू का सामान दूसरे शहरों में जाने लगा। अक्सर मेले आदि में भेज दिया करते थे। कहीं पर दशहरा मेला, दिवाली मेला लगता तो अपना स्टॉल लगाकर दोनों वही करती थी। कई बार अपने बेटा बहू को सामान देकर भेज देती थी।
सरोज की सूझबूझ से परिवार में खूब सुख समृद्धि आ गई, क्योंकि घर की 4 सदस्य मेहनत करके पैसा कमा रहे थे और घर में सुख समृद्धि तो आनी ही थी। रूप के पति आकाश ने घर में सुख समृद्धि का सारा सामान बना लिया था। टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन भी खरीद ली थी। घर में काफी परिवर्तन कर दिया गया था। रसोई घर को थोड़ा मॉडर्न बना दिया गया था। बाथरूम, टाइल, टॉयलेट, बाहर की लॉबी को दोबारा बनवा दिया गया था। घर को नए सिरे से पेंट करवा कर नया रूप दे दिया था। आसपास के लोग घर के बदलते हालात को देखकर हैरान परेशान थे। गली में बैठी महिलाएं रोज हर बार सरोज जी को आते जाते यही कहती, सरोज जी कुछ भी कहो, जब से तुम्हारे घर में रुपए है, तुम्हारे तो दिन ही बदल गए हैं। तुम्हारी बहुरूपा तो सच में लक्ष्मी का स्वरूप है। सरोज जी कई बार ऐसी बातें सुनकर थोड़ा घबरा जाती कि कहानी दुनिया की नजर उनकी बेटा बहू को न लग जाए और कोई अनहोनी न हो जाए, क्योंकि वो वक्त ऐसा था जब 2 संयुक्त परिवार में एकल परिवार में जा रहे थे। बच्चे बड़े शहर में नौकरी करने लगे। अपने माँ बाप को छोड़कर दूसरे शहरों में रहने को मजबूर हो रही थी। लेकिन रूप और आकाश अपने परिवार के साथ हंसी खुशी साथ में रह रहे थे और अच्छा पैसा कमा रहे थे। रूप और आकाश की गृहस्थी बहुत अच्छी चल रही थी। दोनों बहुत खुश थे। आज दुकान पर जाने के लिए रूप ने अपनी सासू माँ को मना कर दिया कि पता नहीं मम्मी जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, सर दर्द हो रहा है और जी भी खराब हो रहा है। आज हम दुकान पर नहीं जाते, हम दोनों ही आज घर पर रहेंगे। सरोज को अपनी बहू को देखकर महसूस हो रहा था कि वो कुछ आशाएं महसूस कर रही है, लेकिन बात नहीं पा रही है कि उसे क्या लग रहा है। शायद गर्मी की वजह से उसकी तबीयत खराब हो रही है। सरोज की रसोई में गई और उसके लिए ठंडा नींबू पानी बनाकर ले आई। रूप ने थोड़ा सा नींबू पानी पिया तो उसे अच्छा लगा। तभी सरोज ने उसे बैठने के लिए कहा और उसकी नजर उतारने लगी। सरोज जी अपने मन में सोच रही थी कि मेरी दुष्ट सहेली की नजर लगी है। काली कह रही थी, तुम्हारी बहू तो लक्ष्मी है। रूप ने हंसते हुए कहा, मम्मी जी आप हंसते हुए बोली नहीं। मम्मी जी किसी के कहने से नजर नहीं लगती, पर पता नहीं क्यों जी खराब हो रहा है। सरोज जी ने रूप को आराम करने के लिए बोला और खुद रसोई में काम चली गई। लेकिन जैसे ही वो रसोई तक पहुंची, कमरे से बाहर आकर उल्टियां रूप करने लगी। उसे उल्टियां करते देखकर सरोज को लगा कहीं इसे ने जो खरबूज तरबूज के ऊपर पानी तो नहीं पी लिया। रूप की खराब हालत देखकर उन्होंने अपने बेटे आकाश को घर आने के लिए कहा। आकाश उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर चेकअप कर रही थी। आकाश और सरोज दोनों ही बाहर बैठे घबरा रहे थे। तभी डॉक्टर ने आकर बताया कि माताजी घबराने की कोई बात नहीं है, आपकी बहू गर्भवती है, इसलिए उसे इतनी उल्टियां हो रही हैं। थोड़ी कमजोरी है, मैंने कुछ मेडिसिन लिख दी है, आप उसे दे दीजिए, इस तबीयत में सुधार हो जाएगा। ये खुशखबरी सुनकर आकाश और उसकी माँ तो फूल ही नहीं समा रही थी। ऐसे लग रहा था कि माँ की मुराद पूरी हो गई, जैसे उनकी खुशियों में 4 चांद लग गए हो। सरोज जी सो रही थी। ये तो बिन मांगे मोती मिल गए। आकाश रूप और माँ को लेकर घर आ गया। कुछ देर बाद अपनी दुकान पर वापस चला गया। सरोज ने फोन करके ये खुशखबरी अपनी समधन सरस्वती जी को सुने। श्याम बाबू और सरस्वती अपनी बेटी की यह खुशखबरी सुनकर बहुत खुश थे।
लेकिन तभी सरस्वती को एहसास हुआ कि उनकी बड़ी बेटी नीलू को इतने वर्ष में भी संतान का सुख नहीं मिला है। काश ईश्वर उसकी गोद भर दे और उसका जीवन भी खुशियों से भर जाए। नीलू के जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। ईश्वर की कृपा से सभी सुख सुविधा उसके घर में मौजूद थी। अच्छा घर परिवार भी मिल गया था। बस कमी थी तो सिर्फ एक संतान की, जो उसे अब तक प्राप्त नहीं हुई थी। सरस्वती जी सो रही थी। वो ये खुशखबरी नीलू को बताए या नहीं पता नहीं। नीलू ये सुनकर कैसा महसूस करेगी? सरोज ने ये खुशखबरी नीलू को भी सुना दी थी। ये खुशखबरी जैसे ही सुशीला देवी और कुसुम को पता चली, दोनों ने नीलू को बधाइयां दी कि चलो मौसी बनने वाली हो। कुसुम बोली, चलो अच्छी बात है, कम से कम दूसरी बहन तो संतान से वंचित नहीं रह रही, नहीं तो नीलू के साथ तो उसे भी बड़ होने का टैगमा मिल जाता। सुशील जी ने देखा और कहा कि देखो कुसुम बहू, ये सब ईश्वर की माया है। मेरा बेटा और बहू में कोई कमी नहीं है, समझी। जब ईश्वर की इच्छा होगी तो इनको भी संतान हो जाएगी। ऐसे गंदे शब्दों का प्रयोग कम से कम एक नारी को दूसरी नई के लिए शोभा नहीं देते। कम अगर तुम एक औरत होने के बाद नीलू के भावों को, उसकी मनोदशा को नहीं समझ सकती हो, तो एक माँ होने पर भी कठोर हृदय वाली महिला हो। नारी के नाम पर कलंक हो। अब सुशील जी को गुस्सा आ गया था और बोली, चली जाओ यहाँ से। नीलू ने अब पहली बार अपनी सासू माँ को इतने गुस्से में देखा था। उसने सासू माँ को पानी का गिलास दिया और कहा, कोई बात नहीं मम्मी जी, कुसुम दीदी झूठ नहीं कह रही, वो तो सच बोल रही है। उनके शब्द कठोर है। यह क्या करें? नीलू अपने कमरे में कहकर चली गई। नीलू की आंखों में खुशी और गम दोनों के आंसू एक साथ बह रहे थे। अपनी छोटी बहन रूपा की गोद भरने पर वो खुश हो रही थी और अपनी गोद खाली होने का दुख भी बना मन रही थी। नीलू सो रही थी। पता नहीं उसके भाग्य में क्या लिखा है। ईश्वर की कृपा से पढ़ना चाहती थी, वो भी पूरा हो गया। अच्छा पति, घर परिवार और कच्ची नौकरी भी उसे मिल गई। बस कान्हा जी उसको एक संतान का सुख और दे देते तो उसका जीवन पूर्ण हो जाएगा। तभी राजेश कमरे के अंदर आया और उसे सोच विचार में डूबा देखकर बोला, नीला क्या बात है, किन ख्वाबों में खोई हुई हो? नीला ने राजेश को भी खुशखबरी सुनाई। राजेश बोला, अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है। चलो पहले तुम्हारी बहन और जीजा को बधाई तो दे दे, उसके बाद बात करते हैं। दोनों ने रूप और आकाश को बधाइयां दी। उनकी सासू माँ को भी बधाई देकर जो उन्होंने फोन रख दिया। राजेश नीला के मनोभावों को अच्छी तरह समझ गया था। क्या आज उसका मन दुखी है? ना तो वो पूरी तरह अपनी बहन के लिए खुश हो सकती है और ना ही अपने लिए देखिए जो मान सकती है। हमारे जीवन में कई बार ऐसे फल आ जाते हैं, हम अपनों की खुशियों में अपने दुख के साथ शामिल होते हैं। अपना को अपना दुख सुना भी नहीं सकता और किसी को बता भी नहीं सकते। अपने दुख को भूलकर हमें अपनों की खुशियों में शामिल होना ही पड़ता है। नीलू और राजेश रूप से मिलकर घर वापस आ रहे थे। रास्ते में राजेश ने नीलू से पूछा, क्या आइसक्रीम खानी है? नीलू ने कहा, नहीं, सीधे घर चलते हैं, ऐसा करते हैं आइसक्रीम ही जो पैक करवा लेते हैं, सभी लोग मिलकर खा लेंगे। राजेश ने कहा, चलो ये भी ठीक है, सबके साथ खाने में अलग ही मजा है। राजेश ने आइसक्रीम लेकर नीलू को दे दी और दोनों घर वापस आ गए।
घर जाकर राजेश ने आइसक्रीम कुसुम भाभी को भी दे दी और कहा, भाभी यह सबके लिए, आप सभी के लिए परोस दीजिए। दोनों बच्चों को भी बुला लेना, वो भी हमारे साथ खा लेंगे। सारे परिवार ने मिलकर बातें करते हुए आइसक्रीम का मजा उठाया। राजेश ने कुसुम से पूछा, भाभी साड़ी पैकिंग हो गई ना? आप सामान कम से कम लेकर जाना। बड़े शहरों में सामान रखने की ज्यादा जगह नहीं होती है और घर भी बहुत छोटे होते हैं। घर क्या, वहाँ तो फ्लैट सिस्टम है, पर वैसे आप चाहो तो रेलवे कॉलोनी में भी रह सकते हैं। वहाँ पर घर ठीक ठाक ही होते हैं क्योंकि वहाँ सरकारी क्वार्टर साधारण तरीके से बने होते हैं, इसलिए आपको शायद पर घर लेकर रहना पड़े हो सकता है। वैसे मेरा एक दोस्त है, मैंने उसे पता किया है, लेकिन पहले आप वहाँ जाकर देखो। अगर आपको सरकारी क्वार्टर सही लगते हैं तो वहीं रह लेना, नहीं तो फिर आप मुझे बता देना। मैं आपको अपने दोस्त का फोन नंबर भी दे रहा हूँ, अपने पास रख लीजिए। कुसुम बोली, देवर जी कोई बात नहीं, सरकारी क्वार्टर भी अच्छे होते हैं, हम लोग रह लेंगे। अब देखो, अपने घर जैसा बड़ा घर तो कहीं नहीं मिलेगा। घर में घर से बाहर निकलने पर तो बहुत मुश्किल से अपनी पसंद का घर मिलता है। बाकी देखते हैं, वहाँ जाकर हमें सही लगेगा तो ठीक है, नहीं तो हम आपको बता देंगे। कुसुम ने पूछा, नीलू तुम्हारी बहन रूपा ठीक थी? तभी राजेश बोला, भाभी ठीक नहीं, बहुत बढ़िया से रह रही है। आपको पता है, उसने अपनी दुकान ओपन कर ली है और उसमें तरह तरह के हाथ का बनाया सामान सजा रखा है, और इतना सुंदर हाथ का सामान देखकर तो मैं खुद हैरान रहेगा। देखो, उसने मुझे अपने हाथ का बना स्वेटर दिया है और नीलू को ये शॉल दिया है। एक स्वेटर मम्मी जी के लिए भी दिया है। कुसुम बोली, अरे वो ये तो रूप ने बहुत बढ़िया किया, घर बैठे ही पैसे कमा रही है। तुम्हारी बहन तो सबके लिए सामान भेज दिया, हमें भूल गई, हमारे लिए कुछ नहीं भेजा। राजेश बोला, अरे नहीं भाभी, सामान तो वो आपके लिए भी दे रही थी, लेकिन फिर मैंने बताया कि मुंबई में तो सर्दी पड़ती ही नहीं, वहाँ स्वेटर साल का कोई काम नहीं, वो तो पूरे साल बहुत सुहाना हुआ मौसम रहता है। उसे हम बोली, लोड़ीवार जी आप पहले बता देते, मैं अपने गर्म कपड़े भी पैक कर लिए। अब कल मैं इन्हें बाहर निकाल कर रखूंगी और वहाँ पर जाने के लिए सिर्फ ठंडा कपड़े रखने ही होंगे। अच्छा कर देवर जी जो आपने मुझे पहले बता दिया। राजेश ने कहा, भाभी एक बात का और ध्यान रखना, बड़ा शहर है, बहुत ही ज्यादा आधुनिक है, बच्चों पर बहुत ध्यान रखना। यहाँ तो मम्मी पापा दोनों का इनका ध्यान रखते थे और दोनों भाई बिल्कुल नहीं बिगड़े, लेकिन वहाँ जाकर उनका ध्यान आपको रखना है। वहाँ का माहौल यहाँ के माहौल से बहुत अलग है। कुसुम ने कहा, ठीक है देवर जी, मैं इनका ध्यान रखूंगी। उधर नीला के घर में हरी और किशन पूरी तरह आजाद हो चुके थे क्योंकि शाम बाबू अपने ऑफिस चले जाते, रात तक वापस आते थे। देवी अपने ऑफिस चली जाती थी। नीलू और रूपा तो पहले विदा हो चुकी थी, तो अब तो दोनों भाइयों को रोकने टोकने वाला कोई नहीं था, और उनकी माँ सरस्वती वो तो शुरू से ही अपने दोनों बच्चों के साथ थी। कभी उन्हें ये समझ ही नहीं सारी की गलत और सही में क्या फर्क है। पहले तो तीनों बहनों में से कोई ना कोई उनकी स्कूल में जाकर इन दोनों के बारे में पता कर लेता था कि दोनों की पढ़ाई कर भी रहे हैं या नहीं। लेकिन अब तो कोई स्कूल जाने वाला कोई बचा ही नहीं था, किसी के पास समय ही नहीं था। वो स्कूल जाए
और उनके बारे में पता करें क्योंकि सब अपने अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। दोनों भाई स्कूल तो जरूर जाते, लेकिन स्कूल के बाद कभी भी सही समय पर घर वापस नहीं आए। पापा के आने से कुछ देर पहले ही घर आते थे। अपनी माँ को तो रोज यही कर जाते कि वो किसी के घर पढ़ाई करने जा रहे हैं ताकि अपना सिलेबस जल्दी पूरा कर लें, लेकिन वहाँ जाकर वे क्या करते हैं यह मन को कभी नहीं पता था। सिनेमा देखना, सड़कों पर आवारा घूमने, खाने पीने में पैसे बर्बाद करना और आजकल नया शौक सिगरेट पीना भी उन्होंने शुरू कर दिया था। लेकिन इन सब बातों से सरस्वती बिल्कुल अनजान थी। सरस्वती को तो इतनी तसल्ली ही काफी थी। उसके बेटे 10वीं क्लास पास कर गए हैं और हरी 11वीं और किस 12वीं में आ गया है। वैसे दोनों भाई 10वीं में भी 3 बार में पास हुए थे, पर माँ के लिए तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात थी। दोनों भाइयों ने ये सोचकर स्कूल जाना शुरू कर रखा था कि पापा कहीं किसी काम पर ना लगा दे और घर की चिकचिक से थोड़ा उन्हें आराम मिल जाए, लेकिन दोनों की पढ़ने में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। नीलू भी अब बच्चों को लेकर काफी दुखी रहने लगी थी क्योंकि उनके कोई बच्चा नहीं था। छोटी बहन के भी बच्चा होने वाला था और बड़ी बहन अब तक कुछ नहीं था। कई बार उसे यह बात दुखी कर जाती थी और अब तो घर में 2 बच्चे जो दिखते थे वे दोनों भी अपने माता पिता के साथ मुंबई शिफ्ट हो जाएंगे। घर में सच में बिल्कुल सुनसान घर हो जाएगा। बच्चों से ही तो घर में चहल पहल होती है। इधर आज कुसुम अपने परिवार के साथ मुंबई शिफ्ट हो रही थी। खुशी की बात तो ये है कि वो बाय एयर जा रही थी। ब्रिजेश ने बताया कि सिर्फ कपड़ों का छोटा बैग अपने साथ ले चलो क्योंकि बाकी सामान तो ट्रक में आ जाएगा। कुसुम पहली बार हवाई यात्रा कर रही थी। हवाई यात्रा करना उसके जीवन का सपना था। कई बार घूमने का प्रोग्राम बनाया, लेकिन कुसुम का प्रोग्राम कभी बन नहीं पाया था। लेकिन आज अपने परिवार से दूर जाते हुए उसे रत्ती भर भी दुख नहीं हो रहा था। मन ही मन वह बहुत खुश थी, जो कि जैसा वह चाहती थी वो उसे बिना मांगे मिल रहा था। पति की प्रमोशन और तनख्वाह दोनों बढ़ चुके थे और अब सारे पैसे उसी के थे। सारे परिवार से मिलने के बाद कुसुम और ब्रिजेश अपने दोनों बच्चों के साथ मुंबई चले गए। ब्रिजेश को माता पिता को छोड़ते हुए दुख हो रहा था, लेकिन राजेश ने उसे समझाया, भाई मैं यहाँ पर हूँ। मम्मी पापा की देखभाल करने के लिए आप निश्चिंत होकर नौकरी पर जाइए। अगर कोई परेशानी आई तो हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। लेकिन ब्रिजेश आज तक अपने माँ बाप से दूर नहीं रहा था, इसलिए उसे जाते हुए दुख हो रहा था, क्योंकि ब्रिजेश को पता था कि मुंबई से वापस घर आना इतना आसान नहीं होगा। इस बढ़ती महंगाई में उसके लिए हर महीने आना बहुत मुश्किल होगा। वो अपने जीवन में पहली बार अपने माता पिता को छोड़कर अकेले कहीं रहने जा रहा था। वैसे तो पत्नी और बच्चे साथ जा रहे थे, लेकिन माता पिता की कमी अभी से उसे महसूस हो रही थी। ब्रिजेश और कुसुम के जाने के बाद सच में घर में एक अलग सा सूनापन सा छा गया। सुशीला देवी और उसके पति दिन भर घर में अकेले बैठे रहते थे। नीलू और ब्रिजेश सुबह जाते और शाम को वापस आते थे, लेकिन कुछ समय धीरे धीरे सब सामान्य होता चला गया और बच्चों से फोन पर बात होने के कारण अब सुशीला देवी को भी संतोष रहता था। मुंबई बहुत बड़ा शहर था। इतने बड़े शहर में इतनी सुख सुविधाओं को देखकर कुसुम का मन बहुत खुश था। ये जाकर रहन सहन सब उसे बाहर आता। उसने कॉलोनी के सरकारी क्वार्टर में रहने का निर्णय लिया।
सरकारी घर सच में सुंदर बना हुआ था। अंदर छोटा सा बगीचा भी था। 3 कमरों का सुंदर घर उसे मिला था। कुसुम ने सरकारी क्वार्टर को जितना बड़ा सोचा था, सरकारी घर तो उतना बुरा नहीं था, क्योंकि ब्रिजेश को उसकी पोस्ट के अनुसार छोटा सा बंगला मिला था। कुसुम ने घर देखते ही पसंद कर लिया और कहा, ब्रिजेश, हम यही सरकारी कॉलोनी में रहेंगे, लेकिन जब तक सामान नहीं आता है तब तक इंतजार तो करना ही पड़ेगा। ब्रिजेश ने बताया कि उसने 1 हफ्ते के लिए रेलवे गेस्ट हाउस में रुकने की परमिशन ली हुई है। जब तक हमारा सामान नहीं उतरता आ जाता है तब तक हम रेलवे गेस्ट हाउस में रख सकते हैं, और जैसे ही सामान पहुंचेगी हम घर में शिफ्ट जाएंगे। ब्रिजेश ने बताया, ट्रक आने में 3 दिन का समय लगा है, इसलिए हम यही रुकेंगे। कुसुम बोली, ठीक है, और ब्रिजेश ने हंसते हुए बोला, तब तक मैडम आपकी सरकारी सुविधाओं का भी आप आनंद लीजिए। कुसुम को यहाँ रुकना बड़ा आरामदायक लग रहा था, कि जैसे वो छुट्टियां मनाने के लिए आई है। कुछ समय बाद जब घर का सामान आ गया तब कुसुम ने सारा सामान अपने तरीके से सजा लिया। कुछ सामान में बाजार जाकर ब्रिजेश के साथ खरीद लाई। अपने घर को हर तरीके से सुंदर बनाने की उसने कोशिश की थी। बच्चों का कमरा और अपना कमरा दोनों ही अपने हिसाब से सजाए थे, और एक गेस्ट रूम उसको उसने बच्चों का स्टडी रूम बना दिया था। प्रमोशन होने के बाद ब्रिजेश का काम काफी बढ़ गया था। ऑफिस को जो आने में अब उसे देर हो जाती थी। कुसुम भी बच्चों को साथ उनके स्कूल और कॉलेज देखने जाने लगी। बड़े छोटे बेटे का एडमिशन उसने 11वीं में करवा दिया था। बड़े बेटे ने की परीक्षा पास कर ली थी और उसे कॉलेज में, जो मुंबई में कॉलेज मिल गया था। दोनों भाइयों ने दादी की बात मानकर अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना आरंभ कर दिया था। कुसुम का कुछ समय तो घर की सजावट और साफ सफाई में लग गया, लेकिन अब वह दिन भर फ्री रहती थी। उसने आसपास की कॉलोनी की सभी महिलाओं को अपना दोस्त बना लिया था। मुंबई का रहन सहन बहुत ही आधुनिक था, और आधुनिकता तो कुसुम को शुरू से पसंद थी। आसपास की लेडी के साथ उसने एक लेडीज क्लब ज्वाइन कर लिया था। उसे क्लब में सारी महिला अत्यधिक आधुनिक कपड़े पहनकर आई थी। कभी तंबोला, कभी कार्ड खेला करती थी। कुसुम शुरू में तो थोड़ा सहज महसूस कर रही थी, और धीरे धीरे उसने भी अपने रंग ढंग जो इस तरह अपने शुरू कर दिए थे। ब्रिजेश तो कभी भी कुसुम के ऊपर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई थी। आज तक घर परिवार को उसकी माँ ही संभालती आई थी। ब्रिजेश ने तो कभी पारिवारिक बातों पर ध्यान ही नहीं दिया था। सारा कुछ माता पिता खुद ही संभाल लेते थे। बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर भी उनकी दादी माँ का ज्यादा था। लेकिन अब कुसुम के पास काफी फ्री टाइम होता था। कुसुम के पास खुद को बदलने का सुनहरा मौका था। वैसे भी अब उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। अब अपने घर की खुद मालकिन थी, जैसा चाहे वैसा कर सकती थी। अपने जीवन और रहन सहन को बदलने का सुनहरा अवसर उसे मिल चुका था। अब कुसुम के सारे काम अपनी मर्जी से होने लगे थे। अब कुसुम में धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू हो गया था। कुसुम ने अपने हेयर कट करवा लिए थे, और कुसुम भी बाकी महिलाओं की तरह आधुनिक कपड़े पहनने लगी थी। बच्चों ने भी वहां जाकर जब उसे माहौल को देखा तो वह धीरे धीरे उसे माहौल में बदलने लगे। अब उन्हें माँ की बात सही लगती थी। दोनों बच्चों को मन में अरे बदलाव देखकर बुरा नहीं लग रहा था, क्योंकि वहाँ महिलाओं का रहन सहन बहुत आधुनिक था। बच्चे अपने कॉलेज और स्कूल में काफी सारी नई चीज सीख रही थी।
कुसुम अपने शहर की गली मोहल्ले में ही रहकर आई हुई थी और जहां लोगों में आपसी प्रेम अपनापन भरपूर होता था। गली में सभी एक दूसरे को जानते थे। सभी एक दूसरे को अपने विवाह समारोह में बुलाती थी। कम टॉय को तो याद है कि उनके दोनों बच्चों के जन्मदिन पर गली के सारे बच्चे उसके घर आ जाया करते थे। सासू माँ सुशीला देवी तो सारा मोहल्ला उनको जानता था। सबको एक दूसरे के बारे में अधिकतर जानकारी रहती थी। अगर गली मोहल्ले में कोई एक बीमार हो गया तो सब उससे मिलने जाते थे। मुंबई में अधिकतर लोग सोसाइटी में ही रहते थे। हर समिति का अपना गेट, अपना नियम बना हुआ था। अगर कोई बाहर से आता है तो उसे रजिस्टर में अपनी एंट्री करनी पड़ती थी। ऊंची ऊंची इमारतें और सभी फ्लैट नुमा घर देखकर कई बार कुसुम को बहुत अच्छा लगता था और कई बार उसे अपना पुराना बड़ा बगीचे वाला घर बहुत याद आ जाता था। कुसुम को भी अपना शकल बनाने में बहुत समय लगा, लेकिन जिस क्लब की वह मेंबर बनी थी वह सभी महिलाएं कुसुम को कुसुम की जो अच्छी सहेलियां बन गई थी। उन सभी ने मिलकर कुसुम को कार्ड खेलने और तंबोला से खेलना सिखा दिया था और कई बार सभी महिलाएं मिलकर कीर्तन भी किया करती थी। हर मंगलवार को किसी न किसी के घर पर हनुमान चालीसा का पाठ भी होता था। कई बार रामायण पाठ, तरह तरह की एक्टिविटी सभी महिलाएं करती रहती थी। कई बार सभी महिलाएं मिलकर अकेले घूमने, फिल्म देखना भी चली जाती थी। कुसुम भी नई जिंदगी से और अपने बदलते स्वरूप से बहुत खुश थी। कम का जीवन पूरी तरह से बदल गया था। वो भी सभी महिलाओं के साथ हर एक्टिविटी में भाग लेती थी और धीरे धीरे यहाँ की सारी बातें और रहन सहन का तरीका वह सीख चुकी थी। काफी व्यस्त रहने लगी थी, जिसके कारण उसकी बात अपनी भाभी से बहुत कम हो पाती थी। वैसे भी उसकी भाभी का मकसद अब पूरा हो चुका था। वो तो उसके ससुराल से उसे दूर करना चाहती थी और कुसुम दूर हो चुकी थी, तो अब उसकी भाभी भी ज्यादा बातचीत करने की इच्छा नहीं रखती थी। अब वह अपनी जिंदगी खुशी से जी रही थी, क्योंकि अब कुसुम की माँ अपनी बहू के जो ताने नहीं मरती थी, बल्कि अब वह शांत हो गई थी, क्योंकि जब आसपास की महिलाएं उसे जाकर पूछता कि तुम्हारी बेटी ससुराल से अलग रह रही है, वह खुश तो है ना, तो वह चुप हो जाती थी। कुसुम के जाने से सिर्फ उसकी माँ को बुरा लग रहा था और वह अपनी ससुराल से अलग रह रही है। उन्हें इसका यह निर्णय बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वह अब कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि दामाद की तरक्की में वो बड़ा नहीं बनना चाहती थी। इसलिए उन्होंने अपनी बहू को ताने मारना भी बंद कर दिया था और वो समझ गई थी उनकी बहू उनके साथ रह रही है, सेव कर रही है और उन्हें उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। उन्होंने भी समय से समझौता कर लिया था। अब वो उनका ध्यान अपनी बहू के काम और सेवा पर ही जा रहा था और वो अपनी बहू की तारीफ भी करने लगी थी। कुसुम की भाभी ने भी सारे मनमुटाव भूलकर अपनी सासू माँ की सेवा में दिन रात एक कर दिया था, क्योंकि कुसुम के मुंबई जाने के कारण कुसुम का चक्कर अपने पीहर में काम लगता था, जिसके कारण कुसुम की मम्मी बीमार और थोड़ा उदास रहने लगी थी। कुसुम को तो अब पूरी तरह मुंबई रास आ गया था। घर और परिवार से दूर, पूरी तरह स्वतंत्र, बिना किसी रोका टाकी के अपने मनमर्जी से उसे जीवन में पहली बार ऐसी आजादी मिली थी। इस शहर की बात ही निराली थी। दिन और रात ये शहर जगत और चलता ही रहता है। हर कोई अपने नजरिए से इस दौड़ते भागते शहर को देखा है। अब सारे पैसों का हिसाब कुसुम के पास ही होता था। पहले पैसों का हिसाब सासू माँ के पास होता था। खर्च के लिए भी पैसे मिलते थे।
सब बाकी सारे खर्चों का हिसाब सासू माँ स्वयं रखती थी। कितनी बचत करनी है, राशन पानी, बिजली का बिल, बच्चों की फीस और छोटे बड़े खर्चों को संभालती थी। सभी की आवश्यकता पूर्ण हो जाए, वो घर के बजट को इस तरह से बनती थी। घर के खर्चों के बाद कुछ पैसे बचत के लिए भी बचा लेती थी। घर के खर्चों को संभालना भी एक कला है और यह कल सुशीला देवी बहुत अच्छे से जानती थी। दोनों बेटे और पतिदेव की तनख्वाह को किस तरह खर्च करना है, कहाँ बचत करनी है, किस काम में कितने पैसे बचा सकते हैं, वो सारी व्यवस्था सुशीला देवी जी खुद देखी थी। लेकिन अभी यह सारे काम कुसुम को अकेले ही संभालते पड़ रहे थे। पहली बार पैसों का हिसाब किताब रखने में उसे कई जगह भूल चूक हो गई थी। कितनी बार पैसे खत्म हो गए और बचत के पैसों में से निकलकर खर्च करने पड़े। कुसुम समझ नहीं पा रही थी वो कैसे घर के खर्चे को मैनेज करें। बड़े घर शहर में खर्च भी बड़े बड़े थे। खाद, सामग्री और फल और सब्जियां बहुत महंगी थी। छोटे शहर के मुकाबले में बड़े शहरों में ज्यादा खर्च होता है। बड़े शहरों में अक्सर लोग रहन सहन पर ज्यादा खर्च करते हैं। कुसुम विधि धीरे धीरे उसकी समझ में आ गया था कि उसे परिवार में कभी इस प्रकार का तनाव नहीं हुआ। उसे कभी इन सब बातों की चिंताओं का सामना नहीं करना पड़ा। माताजी ने दोनों बहू को काम सौंप रखे थे। कुछ काम वह स्वयं कर लेती थी। बच्चों के बस का खर्च भी नहीं था क्योंकि ससुर जी दोनों बच्चों को छोड़कर और लेकर आने की जिम्मेदारी खुद निभाते थे। घर में काम के लिए भी किसी काम वाली की जरूरत नहीं थी। सुबह का काम सासू माँ खुद कर लेती थी। दोपहर का काम उसकी जिम्मेदारी होता था। रात का काम नीला कर लेती थी। इसलिए सभी पारिवारिक सदस्यों को आराम भी मिल जाता था और घर का काम भी पूरा हो जाता था। आज कुसुम को समझ आ रहा था कि संयुक्त परिवार में अगर कुछ परेशानियां होती हैं तो उसका लाभ भी कितने होते हैं, या मुंबई में उसे सारे काम खुद करने पड़ रहे थे। पतिदेव तो सुबह जाकर रात को ही घर में घुसते, दिन भर के सारे काम, बच्चों की देखभाल, घर की व्यवस्था उसे अकेली देखनी पड़ती थी। कोई सामान खत्म हो जाता तो उसे खरीद कर लाना पड़ता। लेकिन अब कुसुम के पास पछताने के अलावा कोई उपाय नहीं था। इतनी दूर आने के बाद वो वापस जाना तो बनता ही नहीं था, क्योंकि अब तो उसे कई वर्षों तक इसी शहर में जीवन निभाना था। कई बार वो अपनी सखियों को अपने से ज्यादा खर्च करते हुए देखकर कुसुम हैरान भी रह जाती थी। मन ही मन सोचती, इनके पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं, और यह घूमने फिरने के लिए पैसे खर्च करती है और इतनी सुंदर कपड़े भी पहनती हैं और सबका रहन सहन बहुत बढ़िया है। कुसुम सोच रही थी, सच में मेरी सासू माँ ने सारे घर को कैसे अपनी मुट्ठी में करके रखा था, लेकिन उसे मुट्ठी में हम सब सुरक्षित थे। कितना समय उसे मुंबई आए हुए हो गया था, लेकिन बचत के नाम पर कुछ भी बचत नहीं हुई थी, बल्कि खर्च और ज्यादा बढ़ गए थे। उन बढ़ाते हुए खर्चों को संभालना कुसुम के लिए भी जो दिन प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा था। कुसुम को हमेशा यही भ्रम में रहता था कि उसके पति की तनख्वाह बहुत अच्छी है। अगर वह अकेली रहेगी तो इस तनख्वाह में से हजारों रुपए हर महीने बचत कर सकती है। अभी तो उसके पति की तनख्वाह सारे परिवार पर खर्च हो रही थी। लेकिन कुसुम का ये भ्रम मुंबई में जाते ही टूट गया था। संयुक्त परिवार में रहने पर तो उसे कभी ना खर्चों की चिंता की, और बल्कि कुछ भी पसंद आने पर कुसुम एक बार कहती और सासू माँ उसे तुरंत दिलवा देती थी।
पायलट जाने का खर्चा, कहीं बार आने जाने का खर्चा, सब कुछ खुद संभालती थी। कुछ कुसुम सोच रही, कैसे बेझिझक वह मम्मी जी से पैसे मांग लिया करती थी और मम्मी जी बिना आनाकानी किए खर्च करने के लिए उसे पैसे दे देती थी, और यहाँ मुंबई में कुसुम के खर्चों को संभालना मुश्किल हो रहा था। उसने ऊपर से ये काम से कम खर्च करने लगी थी। कुसुम ने पहले सोचा कि वह अपने काम वाली बाई को हटा दे, लेकिन फिर सामाजिक प्रतिष्ठा कम होने के डर से उसने ऐसे जो काम वाली को नहीं हटाया कि उसकी सभी सहेलियों उसको अपने से कम आंकने लगे। किसी ने सही कहा, कुछ लोगों को लगता है अकेले रहकर वो ज्यादा तरक्की करेंगे, ज्यादा पैसे जोड़ लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। अकेले रहने पर आजादी तो मिलती है, साथ ही अकेले व्यक्ति पर जिम्मेदारी भी बढ़ जाती हैं। आज कुसुम को अपनी सासू माँ की बातें अच्छी लग रही थी और उनकी याद भी आ रही थी। उन्होंने घर परिवार को कितने अच्छे तरीके से संभाल रखा था। सभी की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए खर्च भी करती थी। हर महीने के अंत में कुछ पैसे जोड़कर भी रखती थी। परिवार में कभी भी अचानक ना कोई खर्चा आ जाता तो वो बचत के पैसों में से निकाल कर दे देती थी। समझदार गुणवान उनकी सासू माँ, जिसे कुसुम के साथ रहते हुए कुछ भी नहीं सीखा था। कुसुम सोच रही थी, काश उसने उसे समय हाथ साथ रहते हुए कुछ ध्यान देकर उनसे घर संभालने का और खर्चों को नियंत्रित करने का गुण सीख लिया होता तो आज वो इतनी दुखी नहीं होती। ये भी घर बचत की भी एक कला होती है और वो सारा अनुभव आज उसके काम आता। एक वह तो परिवार में रहते हुए सिर्फ अपनी कड़वी बातों से सदैव परिवार वाले सदस्यों का मन दुखी करती रहती थी। कुछ भी सीखने और समझने के लिए वो कभी तैयार नहीं थी। संयुक्त परिवार का महत्व तब समझ आता है जब वो व्यक्ति अकेला परिवार में रह जाता है। बड़ों के साथ सीखने का अवसर परिवार में ही मिल पाता है और जो नहीं सिखाता वो अज्ञानी रह जाता है। कुसुम को आज ऐसा सारी बातें बड़ी समझ में आ रही थी कि क्यों ना उसने जो इन बातों पर ध्यान दिया। सुशीला देवी और उनके पति आपस में बातें कर रहे थे कि सच में कुसुम और बच्चों के जाने से घर में सन्नाटा पसर गया है। सुशीला देवी बोली, क्या हम दोनों कुछ दिनों के लिए बच्चों से मिलने जा सकते हैं? इस पर उनके पति विशंबरनाथ बोल, इतनी दूर जाना हमारे लिए आसान बात नहीं है। जाने से पहले सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी और फिर कुछ दिन के लिए नहीं, कम से कम 2 महीने के लिए जाना पड़ेगा। दिसंबर की बोल, इतनी दूर जाकर तुरंत वापस आना हम दोनों के लिए आसान काम नहीं है। नीलू और राजेश यहाँ पर बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे। अपनी पत्नी का उदास चेहरा देखकर विशंभरनाथ जी बोले, सुशील तुम चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई व्यवस्था करता हूँ। तो हम लोग 2-3 महीने के लिए ब्रिजेश के पास चले जाते हैं। जब शाम को नीला और राजेश आएंगे तो मैं उन दोनों से बात करता हूँ। उधर नीलों की बहन रूपा का पूरा समय चल रहा था। 9 महीने देखते ही देखते गुजर गए। किसी भी वक्त रूप को अस्पताल जाना पड़ लगता था। रूप का पति आकाश रूप का बहुत ध्यान रख रहा था। अब रूप ने दुकान पर जाना भी बंद कर दिया था। उसकी सासू माँ खुद सारा काम संभाल रही थी। कुछ कमरूपक की जो जिन्हें ट्रेनिंग देती थी वो लड़कियां भी संभाल रही थी। रूप ने सभी लड़कियों को इस तरह से कम सिखाया था कि जब उसे प्रसव में अवकाश लेना पड़े तो उसकी दुकान का काम बंधन ना हो। रूप के अच्छे स्वभाव के चलते सभी उसका सहयोग दे रहे थे। सरस्वती जी अपनी बेटी के लिए बहुत चिंतित हो रही थी। जब बेटियां माँ बनती हैं तो उनकी माँ उनकी ज्यादा चिंता करने लगते हैं।
सरस्वती का हर वक्त रूप में ध्यान लगा रहता था। उसे तसल्ली रहती थी कि उसकी बेटी बहुत अच्छे परिवार में ब्याही गई है। रूपा का परिवार सच में बहुत ध्यान रखता था। खाना पीना ओढ़ने पहने हर चीज की ध्यान रखता था। किसी चीज के रूपा को कोई कमी नहीं होने देते थे। देवी अपनी जॉब में पूरी तरह से जो सामाजिक से बैठ चुकी थी, अपने पैसों को वो खुद अपने पास रखती थी। सरस्वती देवी ने अपनी बेटी देवी से कहा, जितने भी वैसे काम रही हो अपने विवाह के लिए जमा कर लो। देवी अपने काम में बहुत निपुण थी। उसका हिसाब किताब बहुत अच्छा और पक्का था। रुपए पैसे का लेन देन और बैंक की सारी एंट्री बड़ी सावधानी से करती थी। देवी ने अपने बैंक में अपना अकाउंट खुलवा लिया था और अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने छोटे बड़े खर्चों को खुद संभाल रही थी। नीला भी अपनी बहन के काम को देखकर जो बड़े गर्व से भर जाती थी कि चलो कम से कम देवी तो अपने पैरों पर खड़ी हो गई है और रूप ने भी अपना बिजनेस चला लिया है। लेकिन अब नीलू को अपने दोनों भाइयों की चिंता लगी रहती थी। जब भी समय मिलता तो दोनों भाइयों से फोन पर बात कर लेती थी और उनका हालचाल पूछ लेती थी, लेकिन दोनों भाई कभी भी सच नहीं बताते थे और नीला को अपनी माँ से सच बोलने की उम्मीद तो कतई नहीं थी कि उसकी माँ उसे कभी सच बताएगी। कम के जाने के बाद नीलू को घर जाने का अवसर कम ही मिलता था। अपनी सासू माँ को अकेले छोड़कर जाना भी उसे अच्छा नहीं लगता था। दिन भर वो ऑफिस में रहती और शाम को अपनी सासू माँ के साथ थोड़ा समय व्यतीत करती। बच्चों को बिना राजेश को भी बहुत सुना लग रहा था। कई बार वो भी सोचता काश उसके बच्चे हो जाते तो घर में चहल पहल रहती और उसके माता पिता को भी इतना जो उनकी याद नहीं आती और इतना सूनापन नहीं लगता। लेकिन जैसे तकदीर भी नीला और राजेश की परीक्षाएं ले रही थी और दोनों पति पत्नी बहुत अच्छी तनख्वाह पर काम कर रहे थे। दोनों के जीवन में किसी चीज की कमी नहीं थी। आपसी मनमुटाव भी नहीं था। दोनों ही एक दूसरे से बेहिंता प्यार करते थे। लेकिन औलाद की कमी दोनों को अधूरा साबित कर रही थी। अब तो स्थिति यह हो गई थी कि दोनों इस विषय पर आपस में बात भी नहीं करते थे। राजेश को ऐसा लगता कि वो इस विषय पर बात करेगा तो नीलू का मन और ज्यादा दुखी हो जाएगा। सुशीला देवी भी अब नीलू से इस बारे में कोई बात नहीं करती थी। हमेशा एक ही बात कहती, ईश्वर तुम्हारे प्रार्थना जरूर स्वीकार करेंगे। कई बार नील और राजेश दोनों ही बच्चे को लेकर बहुत उदास हो जाते थे। लेकिन अब दोनों अपने अपने मनोभावों को छुपाने लगे। आखिरकार वो दोनों कब तक एक दूसरे को झूठी दिलासा देते रहेंगे, क्योंकि दूर दूर तक ऐसा सपना पूरा होने की कोई आशा नजर नहीं आ रही थी। कई बार राजेश सोचता कि हम किसी बच्चे को गोद ले लेते हैं, लेकिन ये बात कहने की हिम्मत वो ना नीलू से कर पाता और ना ही इस विषय पर अपने माता पिता से कोई बात कर सकता था। बस अपने दुख को छिपाने के लिए अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कुराहट बनाए रखता था। संतान का सुख परिवार और जीवन में खुशियां भर देता है और यह सोचकर वो बहुत उदास रहता था। लेकिन अपना दुख किसी से का भी तो नहीं सकता था। शाम को जब नीलू और राजेश घर वापस आए तो विशंभनाथ जी ने रात को खाना खाते समय अपने बहू और बेटे से पूछा, क्या हम लोग कुछ महीनों के लिए मुंबई जा सकते हैं? संभावनाथ जी बोले, तुम्हारी मम्मी को बच्चों की बहुत याद आ रही है। उन्हें गए हुए कितना समय हो गया है। इतनी दूर से उनके लिए आना भी आसान नहीं है। अनिरुद्ध और अविनाश दोनों की पढ़ाई चल रही है, लेकिन हम दोनों तो यहाँ फ्री हैं, तो
क्यों ना हम लोग कुछ दिन के लिए उनके वहाँ चली जाए। तुम्हारी मम्मी को भी अविनाश और अनिरुद्ध से मिलकर खुशी होगी। राजेश भोला, पापा आप बात तो सही कह रहे हो, लेकिन पापा मैं आप दोनों को अकेले नहीं भेज सकता हूँ। हम ऐसा करते हैं, हम दोनों भी एक हफ्ते की छुट्टी ले लेते हैं और फिर सब साथ साथ मिलने चलते हैं। आप दोनों चाहो तो कुछ समय वहीं रुक जाना, हम दोनों वापस आ जाएंगे। सुशील जी बोली, सच में पता नहीं मेरा पोता अनिरुद्ध कॉलेज में पढ़ाई ठीक से कर भी रहा है या नहीं। वहाँ के माहौल में दोनों बच्चों का मन लगा है कि नहीं, और अविनाश तो अभी स्कूल में भी गया होगा। अविनाश तो अभी स्कूल ही जाता है। राजेश ने बताया, नहीं मम्मी जी, वहाँ पर 11 से कॉलेज शुरू हो जाता है और यहाँ और वहाँ की पढ़ाई में थोड़ा बहुत अंतर है। आप चिंता मत करो, दोनों बच्चों को अपनी बहुत अच्छी परवरिश की। यह आपने उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, इसलिए वो दोनों अपना ध्यान रख सकते हैं और दोनों ही अपना ध्यान पढ़ाई पर लगा रहे हैं, इतना तो मैं विश्वास से कह सकता हूँ। बाकी कुसुम भाभी तो अब खुशी होंगी, वो तो वैसे भी परिवार में रहना नहीं चाहती थी, उन्हें तो वहाँ जाकर बहुत अच्छा लग रहा है। बड़े भैया बिरजेश, वो तो अपने काम में व्यस्त हैं, ना घर गृहस्थी यहाँ संभल देते और ना ही वहाँ संभालते होंगे, बल्कि यह भाभी अकेले सब काम कर करके परेशान होती होगी। राजेश हंसते हुए बोला, बाकी सब तो ठीक है, मम्मी पता नहीं अपनी कड़वी बातों को से अब किसको परेशान कर रही होगी। ये सुनकर नील और सुशीला देवी भी हंसने लगी। सुशील जी बोली, सही कह रहे हो, राजेश परिवार से अलग रहने और अकेले सारा काम करने से कुसुम को भी अब जो अंदाज तो लग गया होगा कि परिवार में रहकर सभी लोग मिलजुल कर काम करते हैं तो सभी को आराम मिलता है। लेकिन चलो, वो परिवार से अलग रहकर खुश है तो हम भी खुश हैं। राजेश ने कहा, मम्मी आप ऐसी बातें मत किया करो, भैया अपनी जॉब की वजह से वहाँ गए हैं। ऐसा नहीं है कि भैया भाभी हम लोगों से अलग रहना चाहते थे, और जहाँ भैया की नौकरी होगी वहीं बच्चे और भाभी भी साथ रहेंगे। मम्मी क्या कर सकते हैं, इस समय बदल रहा है, हो सकता है कल को प्रमोशन मुझे मिले तो मुझे और नीलू को भी जाना पड़े। लेकिन आप हमारे साथ चलोगे? ये तो तय, नील बोली। ये तो बिल्कुल सही बात है माँ, अब हम आपके साथ ही रहना चाहते हैं। अगर मेरी और उनके प्रमोशन हो जाती है तो हम भी साथ साथ ही रहेंगे। राजेश ने कहा, मम्मी जो हुआ है अच्छे के लिए होता है, बस भैया भाभी वहाँ पर खुश रहें। हमारे लिए तो इतना ही बहुत है। मैं हम सब की टिकट की बुकिंग कर देता हूँ, तब तक आप लोग आने की तैयारी कर लीजिए। राजेश बोल, नीला तुम्हें ऑफिस से छुट्टी मिल जाएगी, अगर कोई परेशानी ना हो तो बता देना, हम दोनों एक साथ छुट्टी के लिए अप्लाई करेंगे। पहले तुम अपने बैंक में छुट्टी के लिए पता करो, उसके बाद में अपने ऑफिस में पता करूंगा, क्योंकि हम दोनों को छुट्टियां साथ ही लेनी होगी। साथ जाने के लिए छुट्टियां मिलने के बाद ही मैं टिकट की बुकिंग करवा दूंगा। ये सुनते सुशील जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी फोन की घंटी बाजी। फोन के घंटे की आवाज सुनकर राजेश फोन उठाने के लिए चला गया। जैसे ही फोन उठाया तो रूप की सासू माँ का फोन आया। सरोज जी ने राजेश को बताया कि आप दोनों को बहुत बहुत बधाइयाँ, आप दोनों मौसमी बन गए हैं, और यह खुशखबरी नीलू को भी बता देना। तभी सुशील जी ने पूछा, किसका फोन है? राजेश बेटा। तो राजेश ने फोन नीचे रखा और बताया,
नीला की बहन रूपा की सासू माँ सरोज जी का फोन था। अभी अभी रूप ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ है। अभी रुको हॉस्पिटल में है, 2 दिन बाद उन्हें छुट्टी जाएगी और उन्हें घर लेकर आ जाएंगे। ये खबर सुनते ही सारा परिवार थोड़ा उदास हुआ। वो थोड़ी खुशी, दोनों चीजों का अनुभव एक साथ कर रहा था। नीलू भी अपनी बहन की जुड़वा बच्चा होने पर खुश हो रही थी और साथ में ये भी सोच रही थी, काश उसके एक बच्चा हो जाता। इस खबर ने परिवार में सभी को थोड़ी बेचैनी दे दी। सभी के चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी, लेकिन सभी के मन अंदर से बुझे हुए थे। जब हमारे जीवन में खुशियां होती है तो हमारा मन दूसरे की खुशी में खुश और संतुष्ट होता है। लेकिन हमारे जीवन में अगर किसी चीज की कमी है तो हमारा जीवन खुशी मिलने पर भी उसे खुशी को आधा अधूरा ही महसूस करता है और अपने जीवन में उसे चीज की कमी ज्यादा महसूस होने लगती है। रात का खाना खाने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरों में आकर सो गए, लेकिन नीलू की आंखों से नींद गायब थी। अब उसे अपने जीवन को लेकर बहुत तनाव हो रहा था कि उसके जीवन में इतना कष्ट क्यों है। ईश्वर ने हर चीज उसकी इतनी इंतजार के बाद क्यों दी। इस घर में दोनों बहनों ने अच्छे पढ़ाई की और पढ़ाई पूरी होने के बाद भी उनका विवाह हुआ, लेकिन नीलों के समय जल्दबाजी में शादी की गई और शादी के बाद घर गृहस्थी संभालते हुए नीरू ने अपनी सारी पढ़ाई को पूरा किया। संतान के मामले में नीलू की किस्मत पीछे ही रही। अपने छोटी बहन की गोद में दोनों बच्चों को देखकर वो कैसा महसूस करेगी। खुद नहीं सो पा रही थी। शादी के इतने वर्ष बाद भी उसकी गोद सूनी है और छोटी बहन की विवाह को अभी साल भर हुआ है और उसकी संतान ने जन्म भी ले लिया। नील सोच रही थी, उसकी सास ससुर कितने खुश होंगे कि उनकी बहू ने उनके घर आंगन को बच्चों की शिकारी से भर दिया। नीलू सो रही थी। सच में उसकी किस्मत बहुत ही खराब है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह जानती थी कि वो अपने दुख से दुखी हो रही है। उनके उसके मन में रूप के लिए कोई द्वेष या जलन की भावना नहीं थी। लेकिन जब इंसान के पास अपना दुख होता है तो वो दूसरे की खुशी में भी पूरी तरह खुश नहीं हो सकता, फिर वो चाहे उसकी अपनी बहनी क्यों ना हो। नीलू मन से तो अपनी बहन को कामनाएं और आशीर्वाद दे रही थी, लेकिन अपने दुख को छुपाने का भी उसके पास कोई रास्ता नहीं था। अगली सुबह नीला और राजेश दोनों एक साथ रूप से मिलने के लिए अस्पताल गए। नीला ने रूप और आकाश दोनों को बधाइयां दी और दोनों बच्चों को शगुन देने के बाद आशीर्वाद दिया। रूप को अपनी बहन की आंखों में उसका दुख साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वो उसके दुख के लिए कोई समाधान नहीं निकल सकती थी। सरोज जी ने कहा, जब बच्चे का नामकरण होगा तो आप दोनों भी जरूर आना और हम मम्मी पापा को भी साथ लाना। राजेश ने कहा, जरूर आंटी जी, हम सब परिवार के साथ आएंगे। ये कहकर हमें राजेश रूप के पास बैठ गया और नीलू को भी बैठने का इशारा किया। नीलू बच्चों को उठाते हुए डर रही थी, कहीं रूप की सासू माँ बुरा ना मान जाए। रूप को कह दे कि तुम्हारी बहन के बच्चे नहीं है और बात समझकर मुझे बच्चों को ना उठने दे। अपनी दीदी के चेहरे के मनोभावों को रूप बहुत जल्दी पढ़ लिया था, इसलिए रूप ने खुद अपने बच्चों को गोद में लेने के लिए बोल दिया। रूप ने कहा, दीदी आप इन बच्चों को गोद में उठा लीजिए, शायद ईश्वर आप पर भी कृपा कर दे और कोई नया मेहमान आपके घर आ जाए। एक बच्चे को राजेश ने गोद में उठाया और एक बच्चे को नीलू ने अपनी गोद में उठा लिया।
दोनों पति पत्नी बच्चों को देखकर मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि ईश्वर हमें भी संतान का सुख देने की कृपा करें। रूप अपनी दीदी और जीजाजी के मनोभावों को अच्छे से समझ रही थी और हंसते हुए बोली, दीदी यह भी आप ही के बच्चे हैं, और दूसरी बात मेरी सासू माँ बहुत ही अलग ख्याल की महिला है। मैं आपका दुख और दर्द समझता हूँ। आप बेफिक्र होकर बच्चों को प्यार कीजिए, गले लगाइए। ये सुनते ही नीला का मन शांत हो गया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई कि चलो कोई तो मेरा दुख और दर्द समझता है। नीलू और राजेश पहली बार नवजात मासूम बच्चों को देखकर भाव विभोर हो रहे थे। बच्चों के छोटे छोटे कोमल हाथ पांव देखकर दोनों का मन खुश हो रहा था। एक नवजात शिशु को अपनी गोद में लेकर कैसा अनुभव होता है, ये दोनों महसूस कर रहे थे, क्योंकि ईश्वर तो उन्हें अभी तक यह अवसर दिया नहीं था। कुछ देर में सरोज जी चाय लेकर आ गई और उन दोनों को चाय और बिस्किट देते हुए बोली, अभी इसके दादाजी मिठाई लेकर आ रहे हैं, तब तक आप बिस्कुट और चाय लीजिए। नीला ने अपनी गोद से बच्चे को रूप के पास सुला दिया। बच्चे को गोद में लेकर उसे अलग ही एहसास महसूस हो रहा था, और जब बच्चे को उसने वापस अपनी बहन के पास सुलाया तो उसे के हाथ खाली हो गई। राजेश ने भी अपने हाथ से बच्चे को सरोज की गोद में सुला दिया। नील और राज चाय पीने लगे। तभी रूप की ससुर ईश्वर प्रसाद जी मिठाई का डिब्बा लेकर अंदर आए और राजेश और नीलू का मुंह मीठा कराया। ईश्वर प्रसाद जी ने नीलू के सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया। ईश्वर तुम्हें जल्दी संतान का सुख प्राप्त करे और सौभाग्य प्रदान दे। आशीर्वाद पाते नीलू ने जो उनके चरण छू लिए और प्रणाम किया। नीलू मन में सोच रही थी, काश अंकल जी की दुआ और आशीर्वाद मेरे लिए जाग जाए और मुझे इनका आशीर्वाद लग जाए। राजेश और नील बैठे हुए थे। तभी रूप के बच्चों को देखने के लिए श्याम बाबू और सरस्वती भी आ गई। नीलू और राजेश को देखकर श्याम बाबू और सरस्वती ने दोनों को आशीर्वाद दिया। नीलू माँ के जैसे ही गले लगी, उसकी आंखें थोड़ी भर आई। सरस्वती ने उसे देखकर आंखों से ही इशारों में चुप होने के लिए कहा। सरस्वती के लिए तो उसकी दोनों बेटियां एक समान थी। दोनों का घर बस गया, दोनों सुख से रहे। उसकी तो शुरू से यही अभिलाषा थी, लेकिन आज छोटी बेटी की संतान होने की खुशी में जितनी खुश थी, अंदर नीलों के संतान न होने पर दुखी थी। श्याम बाबू और सरस्वती ने बच्चों को गोद में लेकर प्यार किया और शगुन देकर सरोज देवी के पास आकर उन्हें बधाइयां दी। अपने समाधि और समाधान को आया हुआ देखकर ईश्वर प्रसाद जी जल्दी से मिठाई और चाय की व्यवस्था करने चली गई। सरोज जी के चेहरे पर अपने पोतों को पाने की खुशी साफ झलक रही थी। उनका चेहरा खुशी से और प्रसन्नता से भरा हुआ था और प्रसन्नता उनके चेहरे की सुंदरता को बढ़ा रही थी। अपनी बहू के सिर पर बार बार हाथ फिराकर उसे प्यार कर रही थी। रूप की सासू माँ हर तरह से रूप की देखभाल कर रही थी। सरस्वती अपनी बेटी की इतनी सेवा देखकर खुद को संतुष्ट महसूस कर रही थी। सरस्वती देवी माँ के मन में एक बार यही विचार आया कि न एक बच्चा नीलू को दिलवा दिया जाए, लेकिन वह अपने मन की बात मन में ही छिपकर बैठी रही। इस बारे में उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की। किसी दूसरे के बच्चे के बारे में ऐसी बातें सोचना भी गलत है। ये सरस्वती देवी अच्छी तरह जानती थी। कुछ देर बाद ईश्वर प्रसादी मिठाई का डिब्बा लेकर आ गई। श्याम बाबू और सरस्वती ने मुंह मीठा किया
और सभी को बधाइयां दी। कुछ देर बाद नीलू और राजेश सभी से मिलने के बाद घर वापस आ गए। घर आने पर सुशीला देवी ने पूछा, बच्चा कैसा है? राजेश ने बताया, मम्मी जी दोनों बच्चे बहुत प्यारे हैं। अभी तो बहुत छोटे हैं तो उठाते हुए भी डर लग रहा था, लेकिन रूप तो फटाफट हमें उठाने के लिए बोल दिया और सच में मन दोनों छोटे बच्चों को गोद में लेकर एक अलग ही अनुभव महसूस हो रहा था। नीलू चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गई। उसे लेटा हुआ देखकर सुशीला देवी जी नहीं राजेश को इशारे से कहा कि उसे आराम करने दो, तुम तो जानती हो राजेश नीला की दुख से गुजर रही है। आज अपनी बहन के बच्चों को देखकर उसके मन में खुशी और दुख दोनों एक साथ हो रहे हैं। संतान से वंचित रहने को औरत के लिए बहुत बड़ा दुख होता है, इसलिए तुम नीलू को आराम करने दो, सुशीला देवी राजेश से कहने लगी। तुम मुंबई जाने का इंतजाम करो, पहले हम दोनों को जाने दो, अभी रूप के यहाँ भी तुम दोनों को जाना पड़ेगा, इसलिए तुम दोनों अभी छुट्टी मत लो, पहले हमारे जाने की व्यवस्था कर दो, उसके बाद जब हमें वापस आना होगा तब तुम लोग आ जाना, फिर हम तुम्हारे साथ वापस आ जाएंगे। राजेश को अपनी मम्मी का सुझाव सही लगा, क्योंकि रूपा को यहाँ जाना भी जरूरी था। राजेश कमरे में आकर नीलू की बगल में लेट गया। नीलू को धीरे से उसने अपनी ओर देखा और उसकी करवट अपनी तरफ कर ली और उसको आश्वासन देने लगा। नीलू तुम अपना मन दुखी मत करो, देखो जब बच्चे होने होंगे हो जाएंगे, ऐसे बात पर उदास होकर अगर मन दुखी करोगी तो तुम्हारी बहन रूपा को भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि यह उसके लिए सबसे बड़ी खुशी का अवसर है और तुम्हारा उदास चेहरा देखकर और तुम्हारे अंदर का दर्द बयां हो जाता है, इसलिए रूप की खुशी के लिए तुम खुश हो, आखिर वह तुम्हारी छोटी बहन है। ये सोचकर भी वो हम खुश हो सकते हैं कि माता पिता ना बने तो कोई बात नहीं, हम दोनों मौसमी तो बन गए हैं, कम से कम इस तरह तो कोई पुकारने वाले 2 बच्चे आ गए हैं। जरा सोचो, जब वो दोनों अपनी तोतली जुबान से हमें मौसी और मौसी कहकर पुकारेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। ये सुनकर नीलू की रुलाई फूट पड़ी। वो राजेश के गले लगकर सुबह सबक कर रोने लगी। राजेश ने कहा, अपने आंसू बहा दो, किसी की खुशी के मौके पर आंसू बहाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी आंसू बहाने से अगर तुम्हारे दिल का दर्द कम हो सकता है तो तुम जरूर ऐसा करो। राजेश बोल, कई बार रो लेने से हमारा मन हल्का हो जाता है और दिल का दर्द कम हो जाता है। राजेश गला भी भराया था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए नीलू को जो अपने गले से लगा लिया और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों एक साथ एक दूसरे के लिए काफी है, हम दोनों का साथ ही हमारे लिए काफी है। राजेश नीलू को बहुत समझा रहा था और दोनों की आंखें गीली हो रही थी। कुछ दिनों बाद सुशीला देवी विशंभरात के साथ दोनों मुंबई के लिए रवाना हो गए। पूरा घर खाली हो चुका था, सिर्फ नील और राजेश ही घर में रह गए थे। दोनों ही अकेलापन महसूस कर रहे थे, लेकिन सबको अपने अपने काम करने ही होते हैं। उधर बच्चों के पास पहुंचकर सुशीला देवी बहुत खुश थी। बहू ने घर को बहुत सुंदर तरीके से सजाया हुआ था, सारा सामान करे से लगा हुआ था। घर की सजावट देखकर तो सुशीला देवी बहुत खुश हुई और कहा कि बहू, अपने घर को सच में तूने बहुत अच्छे से सजाया है। पूरी कॉलोनी में जगह जगह सुंदर पेड़ पौधे लगे हुए थे, आसपास गगनचुंबी इमारतें बनी हुई थी। इतनी ऊंची बिल्डिंग देखकर सुशीला देवी हैरान हो रही थी, क्योंकि शहर में तो
2 या 3 मंजिल के ही मकान थे। छोटा शहर होने से शोर भी कम था और रौनक ज्यादा थी। अनिरुद्ध और अविनाश दोनों अपनी दादी के साथ खूब मजे कर रहे थे। दोनों तो खुद ही अपनी दादी को घूमने के लिए रोज कहीं ना कहीं लेकर चले जाते। जुहू भी चौपाटी आसपास के सारे इलाके उन्होंने अपने दादा दादी को दिखाने शुरू कर दिए थे। समुद्र का किनारा देखकर तो सुशील जी बोली, सच में कितना विशाल समुद्र है और कितना अच्छा लग रहा है। इसकी लहरें कितनी खूबसूरत लग रही है। एक दिन अनुरोध अपनी दादी और दादाजी को कॉलेज भी दिखाकर लाया। अदा दादा दोनों का मन अपने बच्चों के साथ खूब लग रहा था। दोनों बच्चे अदा दादा को घर में किसी न किसी खेल में लगाए रखते थे, जिससे उनका मन लग रहे और उन्हें यहाँ अच्छा लगे। बचपन से दोनों भाई अपने दादा दादी के साथ रहे थे। उनकी पसंद नापसंद सब उन्हें पता थी। एक दिन दादी ने कहा, अनिरुद्ध बेटा, हम लोग तो सिद्धि विनायक मंदिर भी देखना चाहते हैं। नीर बोला, दादी वह तो हमारे घर से काफी दूर है, लेकिन फिर भी हम लोकल ट्रेन से वहां जा सकते हैं। बस आपको सुबह थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा। सुशील जी बोली, ये कौन सी मुश्किल बात है, हम सुबह जल्दी उठ जाएंगे, लेकिन हम घूमने चलेंगे। अविनाश ने कहा, जिस दिन हम सबकी छुट्टी होगी हम सब साथ में चलेंगे, मम्मी पापा को भी दिखा कर लेंगे। ब्रिजेश और कुसुम दोनों ही मम्मी पापा के आने से बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि घर में चहल पहल और खुशहाली नजर आ रही थी। कुसुम ने भी अपनी मम्मी जी को अपनी महिला मंडली और सभी महिलाएं से मिलवाया, और जब भी कुसुम की पार्टी जाती तो घर की सारी जिम्मेदारी सुशील जी खुशी खुशी संभाल ली थी। सासू माँ के आने से कुसुम को घूमने फिरने की थोड़ी और आजादी मिल गई थी। सासू माँ भी अपनी बहू पर कोई पाबंदी नहीं लगती थी। उसे तो अपने अनिरुद्ध और अविनाश के साथ ही खुशी मिलती थी कि पार्टी की सहेलियां अभी कुसुम की यही कहती थी, यहाँ तुम अपनी सासू माँ की यहाँ भी रख लो। देखो, उनके आने से तुम समय पर आने लगी हो, और कितनी देर तक हमारे तंबोला खेल हमारे साथ तंबोला खेल लेती हो, नहीं तो तुम्हें हमेशा घर जाने की जल्दी लगी रहती थी। कम बोली बात तो तुम्हारी सही है, पर सासू माँ के आने से घर का काम संभाल गया है। सच बताऊं तो वो अपने पोतों के लिए और बेटे के लिए खुद ही खाना बना देती। मेरा तो आधा काम वैसे ही निपट जाता है, बाकी बर्तन और पूछे के लिए मैं काम वाली लगा रखी है। अब घर का ताला लगाकर नहीं आना पड़ता, क्योंकि सासू माँ और ससुर जी घर में ही रहता है। ये फायदे तो बहुत हो रहे हैं। उसे हम पहली बार अपने ससुर के साथ रहकर अच्छा महसूस कर रही थी। उनके साथ रहने के महत्व को वो समझ गई थी। उधर रूप के घर में नीलू और राजेश हवन के समय पहुंच गए। नीलू ने बच्चों के लिए बहुत सुंदर कपड़े और कुछ उपहार लेकर गई थी। सरोज जी ने अपने पोतों के नाम शुभम और साहिल रखा। सभी को बच्चों के नाम बहुत पसंद आए। सभी ने बच्चों को सगुन और उपहार दिए। हवन के बाद उसने बच्चों को शगुन का लिफाफा दिया और सारा सामान रूप को दे दिया। रूप की सास ने नीलू को जाते वक्त कपड़े और एक मिठाई का डिब्बा देकर विदा किया। रूप की ननंद शिवानी ऑस्ट्रेलिया से इस मौके पर नहीं आई थी, लेकिन उसने फोन पर ही अपनी भाभी को बधाइयां दे दी थी। समय तो धीरे धीरे गुजर जाता है। सुशील को गए हुए 2 महीने हो चुके थे, लेकिन वहां से वापस आने का मन ही उनका नहीं कर रहा था।
अपने दोनों पोतों के साथ उनका सारा दिन कैसे गुजर जाता उन्हें पता ही नहीं चलता था। सुशील जी को तो वहाँ का मौसम बहुत पसंद आया, ना ज्यादा सर्दी ना ज्यादा गर्मी, हर वक्त सुहाना मौसम रहता था और जरा सी गर्मी बढ़ती तो बारिश हो जाती। मौसम सुहाना और ठंडा हो जाता था। उत्तर भारत की तरह भयानक गर्मी हुआ पर नहीं पड़ती थी। तापमान ठीक रहता था। विशंबनाथ जी का तो इतना मन लग गया कि वो भी सुशीला से यही कहते कुछ और दिन हम यहीं रुक जाते हैं। राजेश और नीलू को भी कुछ समय अकेले रहने देते हैं। उन्हें भी कुछ समय में साथ रहने को मिल जाएगा। उधर देवी के ऑफिस में देवी की एक लड़के से हो गई। देवी अक्सर उसके साथ बिना बताए घूमने फिरने लगी और फिर कई बार ऑफिस के लोग साथ घूमने का प्रोग्राम बना लेते तो उसे प्रोग्राम में देवी भी उनके साथ चली जाती। सरस्वती देवी तो जान गई थी उनकी यह बेटी उनकी इच्छा से शादी नहीं करेगी, वो तो अपनी मर्जी से शादी करेगी। इसलिए सरस्वती अपनी बेटी देवी पर ज्यादा रोक टोक नहीं लगती थी। वैसे भी इतने सालों में समय काफी बदल चुका था। लड़कियों का नौकरी करना बुरा नहीं माना जाता था, बल्कि महिलाएं के नौकरी करने पर 2 पैसे घर में आते हैं तो सभी को खुशी होती है। अधिकतर लोग पढ़ी लिखी नौकरी वाली बहू को पसंद करने लगे हैं। सरस्वती कई बार सोचती इतनी जल्दी समय बदल जाएगा, उसे तो उम्मीद भी नहीं थी। नई नई इलेक्ट्रॉनिक चीज आ गई हैं। खाने पीने और कपड़े पहनने ओढ़ने के तरीकों में भी बदलाव आ गया था। सब तरह की चीजों में बदलाव आ रहा था। सब लोग चीनी आइटम इस्तेमाल करने लगे हैं। इसलिए सब चीज सरस्वती जी भी अब इनके साथ साथ जो उसमें भी बदलाव आने लगा था। समय के साथ सरस्वती देवी अपने आप को बदल रही थी। नीला और राकेश अब घर में अकेले थे। दोनों नीलू ने राजेश से कहा, चलो आज माँ के पास मिलकर आते हैं। बहुत दिनों से हम उनके पास नहीं गए। राजेश ने कहा, अरे माँ के पास तो नहीं गए, लेकिन अभी रूप के यहाँ तो मिले ही थे। नीलू बोली, मैं बहुत दिनों से अपने दोनों छोटे भाइयों की कोई खैर खबर नहीं ली, और जब से देवी ने ऑफिस ज्वाइन किया है वह तो अपने में ही मस्त रहने लगी है। तभी राजेश नील से कहा, तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, लेकिन तुम किसी और से अभी इस बारे में बात मत करना। नीलू ने पूछा, क्या बात है, आप मुझे बताओ। राजेश बोली, देवी जी ऑफिस में काम करती है। वहाँ पर उसकी एक लड़की से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। वो बिना बताए कई बार उसके साथ घूमने जा चुकी है। कल ऑफिस से आते हुए मैंने उन दोनों को साथ देखा था। दोनों साथ में खड़े होकर गोलगप्पे खा रहे थे। नीलू बोली, मुझे लगता है देवी उसे लड़के को पसंद कर लिया है। शायद दोनों एक दूसरे को चाहने लगे हैं, क्योंकि दोनों के हबाब से जो ऐसा ही लग रहा था। दोनों एक दूसरे के साथ सहज महसूस कर रहे थे। उसे लड़के ने देवी को अपनी बाइक पर घर के बाहर गली के मोड़ पर छोड़ा था। देवी के ऑफिस में मेरा एक दोस्त काम करता है, तो मैंने उससे पूछताछ की तो उसने बताया, सर ऑफिस जानता है कि देवी उसे लड़के को पसंद करती है और वो लड़का भी देवी को बहुत पसंद करता है। सुनने में तो ये भी आया है कि देवी की पढ़ाई पूरी होते ही वो लड़का उसकी शादी के लिए अपने माँ बाप को भेजेगा और दोनों शादी कर लेंगे। कुछ समय बाद शायद वे दोनों शादी भी करना चाहते हैं। नीलू ने कहा, अगर मन को पता चलेगा तो वो देवी को छोड़ेगी नहीं, कहीं उसके साथ मारपीट शुरू न कर दे। मुझे लगता है अब तो मुझे घर जरूर जाना चाहिए। राजेश ने कहा, ठीक है, चलो आज रात का खाना भी वहीं कहते हैं
और सबसे मिलकर भी आ जाते हैं। सबसे मिलने के बाद तुम्हारा मन अच्छा हो जाएगा और तुम खुद देवी से सारी बात पूछ लेना। उधर मुंबई में सुशीला देवी आज अपने पोते के साथ सिद्धि एक मंदिर देखने गई थी। मंदिर में जाकर इतना आनंद आ रहा था, इतना विशाल भव्य मंदिर देखकर उनकी तो आत्मा ही तृप्त हो गई थी। उनके दोनों पोते सच में बहुत प्यार करते थे। बड़ा पोता ने रुद्र दादी माँ को अपने साथ लेकर गया था। दूसरा पोता विनाश अपने दादाजी को साथ लेकर घूमने गया था। दोनों बुजुर्गों का बुढ़ापा सच में जीवंत हो गया था। दोनों बहुत खुश थे, ऐसा लग रहा था फिर से हरे भरे परिवार में वो आ गए जो लोग सारी जिंदगी संयुक्त परिवार में काट लेते हैं। उन्हें फिर एकल परिवार पसंद नहीं आते हैं। कुसुम और बिरजेश माता पिता को इतना खुश देखकर सोचने लगे, क्यों ना मम्मी पापा हमेशा के लिए यही रह जाए। देखो मम्मी पापा दोनों ही बच्चों के साथ कितने खुश हैं। सबसे बड़ी बात ब्रजेश हम दोनों को अपने लिए समय मिल रहा है। मम्मी जी दोनों बच्चों को हर बात का ध्यान रखती है। हम अब बच्चों को भी उनके ध्यान रखने की इतनी आदत पड़ चुकी है कि मुझे ज्यादा अब अपनी दादी के करीब है से ही तो वो संभल दिया आ रही है। उन्हें कुसुम के मन में एक खुराफाती आ गई। सासू माँ के फायदे तो हैं। उन्हें दूर रहकर समझ चुकी थी, लेकिन अपनी सासू माँ को वो परमानेंट अपने पास रखना चाहती थी ताकि उसे घर परिवार और बच्चों की जिम्मेदारियां से थोड़ा आराम मिल जाए और उसे अपनी सहेलियों के साथ ज्यादा समय बिताने का मौका मिले। सुशील जी को तो अपने दोनों पोते से मतलब था। कम के बदलते स्वरूप से बदलती विचारधारा से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो घर पर रहे या बाहर जाए, अपनी सहेलियों के साथ घूमने जाए, इसलिए सुशील जी को कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि वो तो अपने पोतों से दूर नहीं रहना चाहती थी। नीलू के बच्चे हो जाते तो शायद उनका मन उनके साथ भी लग जाता, लेकिन इतने बड़े घर में बच्चों के बिना उनका मन नहीं लग रहा था। मुंबई आते हुए फिर से तरोताजा महसूस कर रही थी, इसलिए कुसुम की गलतियों को भी अनदेखा कर रही थी। सुशील जी और उनके पति भी संभावनात शाम को जब घूम फिर कर वापस आए तो दोनों ही बहुत ज्यादा थकान महसूस कर रहे थे। ने दोनों के लिए बढ़िया चाय बनाकर दी और चाय पीने के बाद दोनों पोतों ने मिलकर पहले दादाजी के हाथ पैर दबाने लगे और फिर दादी के पैरों को मालिश करने लगे। अपने पोतों की सेवा पाकर तो दादा दादी के मुंह से हजारों आशीर्वाद निकलने लगे। सुशील जी अपने दोनों पोतों को भरकर आशीर्वाद और दुआएं दे रही थी। उधर राजेश और नीलू जैसे ही घर पहुँचे, श्याम बाबू बाहर आंगन में ही बैठे हुए थे। दोनों को देखकर बहुत खुश हुए। राजेश ने श्याम बाबू के चरण छुए। नीलू अपने पिता के गले लगकर मिली और अंदर चली गई। राजेश बाबू अपने ससुर जी के पास बैठ गए। अंदर जाकर नीलू ने माँ को आवाज लगाई। नीलू की आवाज सुनकर सरस्वती देवी जल्दी से बाहर आई और अपनी बेटी को आकर गले लगा लिया। सरस्वती बोली, कितने दिन हो गए तुझे आए हुए हैं। कोई कह दे कि तू इसी शहर में रहती है, बस अब तो तू अपने ससुराल की होकर रह गई है। नीलू ने कहा, ससुराल भी तो माँ अपने ही भेजा था, तो अब वहीं तो होना पड़ेगा ना। तभी देवी अंदर से बाहर आई और दीदी के गले लग गई। देवी पहले से बहुत खूबसूरत लग रही थी। आत्मनिर्भर होने की चमक उसके चेहरे पर सांप झलक रही थी। माँ ने कहा, तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं जरा राजेश जी से मिलकर आता हूँ और उनके लिए चाय बनाती हूँ।
देवी बोली, माँ बेसन गोल कर रखा हुआ है, आप फटाफट पकोड़े बना दो, सामान मैं तैयार करके रख दिया है। सरस्वती बोली, तुम दोनों बहनें बहुत दिनों बाद मिली हो, तुम बहाने आपस में बातचीत करो, मैं वहाँ रसोई का काम संभाल लूंगी। सरस्वती रसोई में व्यस्त हो गई। नील और देवी आपस में बातें करने लगी। नीलू के पूछने से पहले ही देवी ने नीलू से कहा, दीदी मुझे आपको एक बात बतानी थी। देवी बोली, दीदी मेरे ऑफिस में एक लड़का है, हम दोनों आपस में प्यार करते हैं और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। यदि आपने मेरे सारे काम बने हैं, प्लीज आपको इसके लिए भी मन को मना लो। उसके मैं इसके सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगी और आपको मेरी मदद करनी ही होगी, क्योंकि मेरे तो हर काम में आपकी मदद के बिना पूरे होते ही नहीं है। इनका नीलू थोड़ी हैरान रह गई। कब उसकी बहन इतनी बड़ी हो गई कि अपनी बात को उसने अपनी दीदी से इतनी सहजता से कह दिया कि वो किसी से प्यार करती है। नीला ने खुद को संभालते हुए कहा, तूने मन को बताया है। देवी बोली, माँ को बताना करके क्या मरना है, आपको लगता है दीदी मेरी बात सुनकर मम्मी गुस्सा नहीं करेगी? नीलू ने कहा, तुम मेरी बात सुनकर खुश हो जाएंगे, मुझे भी तो बहुत घबराहट हो रही है, मन से बात कर लूंगी, लेकिन तू पहले मुझे उसे लड़की के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे। देवी ने बताया, दीदी उसका नाम साहिल है, उसने एमकॉम कर रखी है, मेरे साथ ऑफिस में काम करता है और अपने माता पिता का इकलौता बेटा है। उसके पिता का ड्राई फ्रूट्स का काम है, उसके ड्राई फ्रूट्स विदेश से भी जाते हैं और उनकी मम्मी अध्यापिका है, वो मिडिल स्कूल में पढ़ने जाती हैं। नीलू बोली, घर परिवार तो बहुत अच्छा है, मेरे हिसाब से मन नहीं करेगी, लेकिन तू खुद बात मत करना, किसी दिन मौका देखकर मैं ही बात करूंगी। ये सुनते ही देवी ने नीलू को अपने गले से लगा लिया और कहा, दीदी आप नहीं होती है तो मेरी जिंदगी कितनी खराब होती, आपने ही तो मुझे आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी है, आपकी गाइडेंस से मैं पूरी पढ़ाई कर पाई, आपकी वजह से मुझे नौकरी करने का मौका मिला। नीलू हंसते हुए बोली, अब शादी करने का मौका भी मिल जाएगा। ये सुनकर दोनों हंसने लगी। तभी माँ ने देवी को आवाज लगाई, देवी चाय और पड़ी लेकर देवी चली आई। जो देवी फटाफट उठी और ट्रे लेकर चाय और पकोड़े लेकर आ गई। उसने पापा और जीजाजी को आवाज लगाई, क्या आप लोग अंदर आ जाइए, मैं चाय यहीं रख दी है। राजेश बाबू उठ और बैठक में आकर बैठ गए। देवी ने जीजा जी के गले लगकर हेलो बोला और देवी अपने जीजू से बिल्कुल खुलकर बात करती थी। सरस्वती ने उसकी तरफ देखा, लेकिन देवी पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। राजेश ने कहा, कोई बात नहीं मम्मी जी, मेरी साली है, इतना तो हक इसका बनता है मम्मी जी भी। अभी जब इसकी शादी हो जाएगी तो ये खुद समझदार बन जाएगी, फिर ऐसे चिपक कर गले नहीं लगा करेगी। देवी ने हंसते हुए कहा, नहीं जीजू, मैं तब भी ऐसे ही गले मिला करूंगी। राजेश बोल, देखते हैं मम्मी जी, पहले इसका विवाह। मम्मी जी, आपने इसके लिए कोई लड़का देखा है या ये काम भी हम कर लें? अब तो इसकी पढ़ाई पूरी हो गई है, नौकरी करते हुए इसको 2 साल से ऊपर हो गए। सरस्वती जी बोली, राजेश बेटा, अगर आपको ये लड़का बताओगे तो मैं तुरंत शादी कर दूंगी। अब वो भाग्य मेरे जो आप लड़का ढूंढ रहे हो, इस उसे लड़के से तो मैं आंख बंद करके ही अपनी देवी का विवाह कर दूंगी जो आप बताओगे। राजेश बोला, देख लो देवी, अब तुम्हें मुझसे बनाकर रखनी होगी। अगर तुम्हें अच्छा लड़का चाहिए तो
तुम मुझे किसी बात से नाराज मत करना, नहीं तो मैं किसी गधे से तेरा विवाह करवा दूंगा। देवी ने कहा, जीजू मुझे तो आप पर पूरा विश्वास है कि आप मेरे लिए गधा भी सबसे अच्छा ढूंढ कर लगे। सरस्वती बोली, कितनी जुबान चलती है इस लड़की की, कितनी चलती है। जवान भला कैंची की तरह भला कौन करेगा। इससे विवाह 1 मिनट भी चुप नहीं रहती, फटाफट जवाब देती है। श्याम बाबू ने धीरे से पूछा, राजेश सच में तुम्हारी निगाह में कोई लड़का है? राजेश ने कहा, हाँ पापा, एक लड़का मेरी निगाह में है और देवी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मैं पहले खुद बात कर लूं, फिर आपको मिलवा दूंगा। नील को अपने परिवार से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत दिनों बाद अपनी मम्मी से मिलने पीहर गई थी। रास्ते भर नीलू सोच विचार में लगी रही कि आज भी हरी और किशन से मुलाकात नहीं हो पाई। पता नहीं दोनों भाई कभी मेरे सामने मिलने तक नहीं आते। नीलू दोनों भाइयों उसे आज घर पर नहीं मिले थे। माँ ने बताया कि दोनों कोचिंग क्लास के लिए गए हुए हैं। सुबह नील और राजेश को ऑफिस जाना था तो वे दोनों जल्दी वापस आ गई। राजेश ने पूछा, नीलू तुमने उसे लड़की के बारे में देवी से बात की? राजेश की आवाज से नीलू सोच विचार से बाहर आई और बोली, हाँ राजेश, मैंने से जो उसे लड़के के बारे में पूछा था। तुम्हारी बात सच है। देवी किसी लड़के से सच में प्यार करती है और उसे ही शादी करना चाहती है। देवी ने मुझे और आपको उसे लड़के से बात करने को कहा है कि प्लीज दीदी, आप दोनों मिलकर मम्मी पापा को मेरी शादी के लिए राजी करो और यह काम आपकी सिवा कोई नहीं कर सकता। मम्मी पापा को नहीं समझ सकते वो? दीदी आप बोलो तो समझना होगा ही ना। राजेश हंसते हुए बोला, हमारी साली साहिबा तो हमारे काम हमसे ही करवाएगी। सारे काम बताओ। पहले कॉलेज में एडमिशन हमने करवाया, फिर नौकरी भी हमने लगवाई और मैडम लड़का भी हमारी पसंद का ही चाहती है। नीलू ने कहा, हमारी पसंद का नहीं, मैडम ने खुद ही लड़का पसंद कर लिया। हम दोनों को तो उसने मम्मी पापा को मनाने के लिए कहा है। राजेश ने कहा, तुम चिंता मत करो, कल मैं ऑफिस से आते हुए उसे लड़के से मिलता हुआ आऊंगा और अपने दोस्त से भी उसके बारे में सारी जानकारी निकाल लेता हूँ। अगर अच्छा हुआ तो हमें क्या परेशानी है। अच्छा है, मेरी सासू माँ तीसरी बार गंगा नहा लेगी। यस, उनका नीलू जोर जोर से हंसने लगी। सच कह रहे हो? हर शादी के बाद मन यही कहती है। चलो, देवी की शादी के बाद तो सासू माँ सच में गंगा नहा लेगी। कुछ देर बाद फोन की घंटी बजी। राजेश ने फोन उठाया। फोन पर सुशीला देवी बात कर रही थी। सुशीला देवी की बोली, कई दिनों से तुम्हारे साथ बात नहीं हुई। तुम दोनों की चिंता हो रही थी। बेटा तुम दोनों कैसे हो? सब ठीक से चल रहा है ना? राजेश बोल, प्रणाम माँ, आपके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक है। आप किसी प्रकार की चिंता मत करो। नील और मैं दोनों ही कुशल मंगल से हैं। सुशील जी ने कहा, राजेश मेरा तो यहाँ पर मन लग गया है। दोनों बच्चों के साथ पूरा दिन कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। अब इतनी दूर आए हैं तो सोच रही हूँ थोड़ा और समय ले लेती हूँ, फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। राजेश बोला, मम्मी आपका जब तक मन करे आप वहाँ पर रह सकती हो, क्योंकि वहाँ पर सच में अनिरुद्ध और अविनाश को आपकी ज्यादा आवश्यकता है। बचपन से आपके साथ रहे हैं तो आपके साथ लगाव महसूस करते हैं। यहाँ पर तो वैसे भी मैं और नीलू दोनों ही ऑफिस चले जाते हैं और आप दोनों घर पर अकेले रह जाते हो। वैसे भी हम दोनों बड़े हैं और समझदार हैं।
यहाँ हम मैनेज कर लेंगे। अगर आपका मन लग रहा है तो आप कुछ दिन और वहाँ रह लो, फिर हमारे पास वापस आ जाना। सुशील जी बोल रही, मुझे तुमसे यही आशा थी बेटा, मैं सच में कुछ दिनों बाद वो वापस आ जाऊंगी। तुम अपना ध्यान रखना और नीलू को उदास मत होने देना। राजेश से बात करने के बाद सुशील जी ने फोन नीचे रख दिया। राजेश सोचने लगा, सच में नीलू के पास एक छोटा बच्चा होता तो माँ हमारे पास रहती, उसे बच्चे का पालन पोषण करती और उसकी खुशी दुगनी हो जाती। ये सोचकर राजेश का मन उदास हो गया। आज गर्मी बहुत ज्यादा थी तो नीलू आते ही नहाने के लिए बाथरूम में चली गई थी। ना आकर जैसे ही बाहर आई, राजेश ने बताया कि माँ का फोन आया था, वो कुछ दिनों के बाद वो वापस आएंगे क्योंकि वहाँ उनके बच्चों के साथ मन लग गया है। नील बोली, सही कह रहे हो, यहाँ पर हमारे जाने के बाद माँ और पापा अकेले रह जाते हैं। वहाँ पर अनिरुद्ध और अविनाश के होने से उन्हें बहुत अच्छा लगता होगा। फोन पर कुसुम ने अपनी सासू माँ को बात करते हुए सुन लिया था तो मन ही मन खुश हो रही थी। अब उसे घर संभालने की जिम्मेदारी से थोड़ी राहत मिल जाएगी क्योंकि सासू माँ खुशी खुशी सारा काम खुद कर रही थी। बच्चों की देखभाल के लिए कुसुम को अब समय नहीं देना पड़ रहा था। अब वो अधिक से अधिक समय अपनी सखी सहेलियां के साथ बिताने लगी थी। बिरजेश और कुसुम कई बार अकेले घूमने चली जाती, कई बार फिल्म देखना भी चली जाती थी। कुसुम को अपना जीवन अब सुखमय लग रहा था। कम को अक्सर बढ़ते खर्च से चिंतित हो जाती थी, लेकिन अब सास और ससुर जी अपनी पेंशन में से कुछ न कुछ मदद कर देते थे तो कुसुम को थोड़ा संतोष रहता था। अगले दिन राजेश ने देवी के ऑफिस में अपने दोस्तों से शाम को मिलने का प्रोग्राम बनाया और उसे लड़के के बारे में सारी जानकारी ले ली। घर जाकर राजेश नीलू से बोला, देवी लड़का सच में बहुत अच्छा है। देवी ने बहुत अच्छा लड़का पसंद किया है। अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। पिताजी की ड्राई फ्रूट्स की सच में काफी बड़ा काम है। उनका ड्राई फ्रूट्स विदेश में जाता है। बहुत ही धनवान परिवार का लड़का है। नौकरी तो वो सिर्फ अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कर रहा है ताकि इस अकाउंट की पूरी नॉलेज उसे हो जाए। नीलू ने पूछा, तो आपने अब आगे क्या सोचा है? राजेश ने कहा, कुछ नहीं, कल पापा को जाकर यह बोलेगा कि वो लड़का मैंने ढूंढा है। तुम्हारे पापा को मेरी पसंद को कभी ना पसंद कर ही नहीं सकते। ये सुनते हुए खुश हो जाएंगे तो देवी को फोन करके बता दो कि उसका रिश्ता पक्का है और उसने जो जिम्मेदारी हमें सौंप थी हमने वो पूरी कर दी है।